जियान फैनफैन की धमकी पर सभी लोग नहीं आए। कुछ लोग वाकई इस बात से डरे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे एक गरीब पृष्ठभूमि से आए इस युवक ने दृढ़ता से अंदर प्रवेश किया और जियान फैनफैन को जवाब भी दिया, हमारे जैसे मूल्यांकनकर्ता छात्र अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए अकादमी में आते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप कहते हैं, श्री यांग इतने गणनात्मक क्यों है? आप बस बेकार की चिंता कर रहे हैं। उनका रुख धार्मिक और स्पष्ट था। जियान फैनफे क्रोधित थे, हालांकि उसने उसे मनाना जारी नहीं रखा क्योंकि वह उसे पहचानती थी। वह अकादमी में एक प्रसिद्ध किताबी कीड़ा था। उसका नाम फान युआन था। उसका दिमाग किताबों से भरा हुआ था और वह बेहद बचकाना था। उसकी बातें हमेशा वही होती थी जो किताबों में पढ़ाई जाती थी और वह जिद्दी था। एक बार जब उसे लगता कि कोई बात सही है तो कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। एक बार सही या गलत के मामले में इस किताबी कीड़े ने रैंक 3 के एक शिक्षण सहायक के साथ बहस करने की हिम्मत की। उसने दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। इस वजह से फैन युआन बहुत ही अप्रिय था। उसके जैसे किसी व्यक्ति को मनाना असंभव था। ये फैन युआन महत्वहीन है, इसे जाने दो। जियान फैनफैंग ने उपहास किया, मन ही मन उन्हें किसानों का झुंड होने के लिए कोसा। जैसा कि कहावत है, एक ही पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। ये सोचकर जियान फैनफैंग गर्व से मुस्कुराया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि तान लिन भी फैन युआन जैसा ही व्यक्ति था? अच्छा, ये सबसे अच्छा है। तभी छात्रों का एक और समूह लेक्चर हॉल में आया। जियान फैनफैंग ने तुरंत जाकर उन्हें रोका और वही बात दोहराई जो उसने पहले कही थी। हालांकि ये छात्र स्पष्ट रूप से धनी परिवारों से थे। उन्होंने जियान फैनफैंग को अनदेखा किया और सीधे व्याख्यान कक्ष में चले गए। इस बार जियान फैनफैंग दंग रह गया। यदि फान युआन एक किताबी कीड़ा था तो यह एक बात थी, लेकिन अमीर बच्चों का ये समूह भी यहाँ क्यों था? इन लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो साधारण नहीं है। वे तियानिक्सुआन शहर के प्रसिद्ध रईसों के बच्चे हैं और यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों के बच्चे भी हैं। वे अपने परिवारों में पहली पत्नी के बच्चों के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत हैं। अकादमी में वे या तो रैंक 1 या रैंक 2 के पशु मूल्यांकन करता थे, लेकिन अकादमी के बाहर वे कुछ निकम्मे लोगों के समूह से अधिक कुछ नहीं थे। जियान फैनफैंग का परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन उसके परिवार में कई उच्च पदस्थ अधिकारी नहीं है, इसलिए उसका सामाजिक दायरा सबसे नीचे है। लेकिन लोगों का ये समूह सामाजिक दायरे में जियान फैनफैंग से स्पष्ट रूप से बहुत ऊपर है। ये सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे भी देखें, यह अजीब है। शक्तिशाली प्लेबॉय का ये समूह नए शिक्षक का समर्थन करने क्यों आया? ये बात समझ में नहीं आई। जियान फैनफैंग ने टीचर लिन की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा था। वह टैन लिन के ही गृहनगर से थे और वे दोनों जेड ड्रैगन किंगडम से आए थे। भले ही टीचर लिन जेड ड्रैगन किंगडम में प्रभावशाली थे, लेकिन ये तियानिक्सुआन राजधानी शहर था। वह संभवतः इतने प्रभावशाली नहीं हो सकते थे। इसके बाद अकादमी से कुछ और प्रसिद्ध रईसों की टोलियां वहां पहुंची। इस बार जियान फैनफैंग, जो पहले से ही भयभीत था, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। इन लोगों की हैसियत उससे कहीं ज्यादा थी। आमतौर पर जब वे मिलते थे तो उन्हें सम्मानपूर्वक झुकना पड़ता था और उनका सम्मान करना पड़ता था। इससे जियान फैनफैंग और भी उलझन में पड़ गई। किसी भी हालत में अब वह उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अब वह यहाँ और रुकने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। जियान फैनफैंग नए शिक्षक लिन जिन से थोड़ा डरा हुआ था। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ इतना ही कि वह अपने पहले दौरे पर ही कई प्रभावशाली लोगों और सुखवादी युवा गुरुओं को अपने पास समर्थन के लिए लाने में सक्षम था। कुछ ऐसा था जो अन्य शिक्षक स्पष्ट रूप से हासिल नहीं कर सकते थे। आखिरकार कई फॉपिश युवा मास्टर्स को उनके परिवार के बुजुर्गों द्वारा अकादमी में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। इन लोगों को जानवरों के मूल्यांकन कौशल की परवाह नहीं थी। हालांकि वे अज्ञानी और अक्षम होने की सीमा तक नहीं थे, लेकिन वे अकादमी के शिक्षकों के प्रति इतने आज्ञाकारी नहीं थे। जिन कक्षाओं में उन्हें भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था, उनके अलावा अकादमी के ये फॉपिश युवा मास्टर्स कभी भी सार्वजनिक कक्षाओं में भाग नहीं लेते थे, जब तक कि श्री झोंग ने व्याख्यान नहीं दिया हो। साथ में भाग लेना तो दूर की बात है। और इसलिए जियान फैनफैंग चतुराई से भाग गया। लिन जिन ने लेक्चर हॉल में छात्रों की तरफ देखा। सच कहूं तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे। 1/3 सीटें भी नहीं भरी थी। यह अभी भी काफी विशाल था। हालांकि लिन जिन को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह उनका पहला व्याख्यान था। यह पहले से ही काफी अच्छा था कि इतने सारे लोग आए। टैन लिन और ली शिंकी के अलावा वहां एक सख्त दिखने वाला छात्र भी था। वह गंभीर दिख रहा था और उसमें किताबी कीड़ा होने की क्षमता थी। बाकी लोगों की बात करें तो वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे सैर सपाटा करने आए हो। न केवल वे शानदार कपड़े पहने हुए थे, बल्कि वे एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रहे थे जैसे कि वे सामान्य बातचीत कर रहे हो। ये स्पष्ट था कि ये लोग धनी परिवारों से थे। लिन जिन को कुछ देर सोचने के बाद समझ में आया कि क्या हो रहा था। अगर वह गलत नहीं था तो ये लोग शायद फैंग जिकियान के आदेश पर उसका समर्थन करने के लिए यहाँ आए थे। हालांकि चूंकि वे निष्क्रिय रहने के आदी थे, इसलिए उन्होंने व्याख्यान कक्ष में भी किसी नियम का पालन नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। वे तो बस अपने शिक्षकों का सम्मान न करने के आदी हो चुके थे। लिन जिन ने अनुमान लगाया कि ये लोग सामान्य दिनों में अकादमी के सार्वजनिक व्याख्यानों में कभी शामिल नहीं होते होंगे। लेकिन व्याख्यान तो व्याख्यान ही होता है, उसे व्याख्यान जैसा ही दिखना चाहिए। मौन। लिन जिन अपने हाथों को पीछे की ओर करके खड़ा था। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें जादू की झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक बिजली गिर गई हो। उसकी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। एक पल में ही शोरगुल से भरा लेक्चर हॉल शांत हो गया। हालांकि अधिकांश छात्र अचंभित थे। जैसा कि लिन जिन ने अनुमान लगाया था, ये निकम्मे लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था। बेशक उनमें से ज्यादातर को नहीं पता था कि मास्टरमाइंड शाही परिवार का तीसरा राजकुमार फैंग जिकियान था। केवल कुछ ही प्रमुख निकम्मे लोग जानते थे कि वे वास्तव में फैंग जिकियान के आदेशों के अधीन थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि शिक्षक लिन का पहला व्याख्यान शिक्षक यांग मिंग के साथ उनके टकराव के कारण शांत हो सकता है, तो उन्होंने इन निकम्मों को उनका समर्थन करने के लिए बुलाने में संकोच नहीं किया। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन निकम्मे लोग निकम्मे ही होते हैं। अगर यह उनका अपना शिक्षक होता तो उनके साथ एक निश्चित मात्रा में सम्मान से पेश आया जाता। लेकिन इस तरह के सार्वजनिक व्याख्यान के लिए किसी को भी उनका सम्मान नहीं करना पड़ता। लिन जिन की चुप्पी से इनमें से कई निकम्मे लोग स्पष्ट रूप से नाराज हो गए और इस प्रकार शोर और भी अधिक बढ़ गया।
हालांकि उनमें से कुछ को पता था कि क्या हो रहा है और उन्होंने लिन जिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिन जिन भावशून्य बने रहे और उन्होंने दोहराया, चुप रहो। लेकिन इस बार लिन जिन ने अपनी उन्नत पालतू जानवर आभा का इस्तेमाल किया। मेराक शहर के इन निकम्मों ने मूल रूप से बीस्टमास्टर स्क्रॉल की खेती की थी और आमतौर पर अपने पालतू जानवरों के साथ एक थे। लिन जिन की आभा के तहत उनके पालतू जानवर बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे और तुरंत दबा दिए गए थे। रक्त अनुबंध और बीस्टमास्टर स्क्रॉल के कारण ये बेकार लोग भी प्रभावित हुए। हिलने में असमर्थ, उनके दिलों में एक अजीब सा डर भर गया। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए लिन जिन ने भीड़ को देखा और कहा, एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते समय नियम होने चाहिए। कक्षा में शोर की अनुमति नहीं है। यदि कोई फिर से नियमों का उल्लंघन करता है तो कृपया चले जाएं। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें निर्विवाद अधिकार और हत्यारी मंशा झलक रही थी। ऐसा कहकर लिन जिन ने अपनी आभा वापस ले ली, लेकिन इस बार किसी भी निकम्मे ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनमें से ज्यादातर अभी भी उस भयावह माहौल से उबर नहीं पाए थे। इसके अलावा लिन जिन को एक भी समस्या नजर नहीं आई। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने उन्नत पालतू जानवर की आभा का इस्तेमाल किया। वास्तव में ये रैंक 5 के जानवरों के खिलाफ प्रभावी नहीं था और यहाँ तक कि एक मौका ये भी था कि आभा विफल हो जाए। हालांकि रैंक 5 से नीचे के जानवरों के खिलाफ यह एक भयानक आभा पैदा करने की 100% गारंटी थी। भले ही आभा वापस ले ली गई हो, जानवर थोड़े समय के लिए अपने डर से उबर नहीं पाएगा। नतीजा ये हुआ कि ये निकम्मे लोग इतने डर गए कि उनके पैर जेली में बदल गए। वे कुछ देर तक खड़े भी नहीं हो सके। इसलिए लिन जिन को राहत मिली कि उनमें से एक भी उठकर नहीं गया। हम बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि आप सभी अच्छे लोग हैं, लिन जिन ने प्रशंसा की। लिन जिन ने प्रशंसा की। वास्तव में उनमें से कई लोग जाना चाहते थे, लेकिन उनके पैर चलने के लिए बहुत कमजोर थे। हालांकि वे क्रोधित थे, लेकिन इनमें से किसी भी निकम्मे ने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अपने अपने तरीके से व्यवहार करते थे और सतह पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे। उनकी कक्षा का अनुशासन बहुत अच्छा था। लिन जिन ने अपना व्याख्यान शुरू किया। वह गंभीर था, इसलिए नहीं कि लिन जिन ये जानबूझकर कर रहा था, बल्कि इसलिए कि जब भी ऐसी बातें आती थी तो वह हमेशा गंभीर रहता था। इसके अलावा हेवनली स्पाइरल अकादमी में आने के बाद से यह उनका पहला व्याख्यान था। ये झोंकझोंक में जानवरों के मूल्यांकनकर्ताओं की पवित्र भूमि थी, जो देश की सबसे अच्छी जानवरों के मूल्यांकन अकादमी थी। लिन जिन को स्पष्ट रूप से अपनी असली क्षमताओं का प्रदर्शन करना था, अन्यथा यह अच्छा नहीं होगा यदि वह हंसी का पात्र बन जाए। टैन लिन और लिशिंकी का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वे दोनों लिन जिन की क्षमताओं को जानते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान से सुना। जितना ज्यादा वे सुनते, उतने ही ज्यादा उत्साहित होते। वे दोनों जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है। हालांकि आज लिन जिन का पहला व्याख्यान बुनियादी बातों के बारे में था, लेकिन यह एक नए नजरिए से था। ऐसा लगा जैसे उनके रुकने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। किताबी कीड़ा फैन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह लिन जिन का शिष्य बनने के योग्य नहीं था, इसलिए वह सार्वजनिक व्याख्यान सुन रहा था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सबसे अच्छा व्याख्यान था जिसे उसने स्वर्गीय सर्पिल अकादमी में प्रवेश लेने के बाद कभी सुना था। सबसे अधिक हैरान वे लोग थे जो निकम्मे थे। हालांकि उनमें से कई ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की या घुटनों में कमजोरी महसूस की, फिर भी वे लिन जिन के व्याख्यान के प्रति क्रोधित और बेहद विमुख थे। लेकिन जल्द ही जैसे ही लिन जिन ने अपना व्याख्यान जारी रखा, उनका आक्रोश और असंतोष धीरे धीरे खत्म हो गया। उनमें से एक बेवकूफ ने ध्यान से सब कुछ सुना। उसने नोट करने के लिए कलम और कागज भी निकाल लिया। शिक्षक लिन का व्याख्यान सचमुच अच्छा है। शायद अपने साथी की बुदबुदाहट सुनकर एक अन्य अमीर लड़के ने कहा, यह सिर्फ बुरा नहीं है, वह मेरे पिछले शिक्षक से भी बेहतर है। यह सच था। हर कोई जानता था कि सार्वजनिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषय आमतौर पर उथले होते थे और गहरे नहीं होते थे। वास्तव में गहरी बातों को आमतौर पर खजाने की तरह माना जाता था और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया जाता था। इसलिए सार्वजनिक कक्षाओं में उत्कृष्ट छात्रों को देखना दुर्लभ था। यह अकादमी में एक खुला रहस्य था। हालांकि आज की क्लास ने इस नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये अमीर बच्चे बहुत पहले ही अपना असंतोष और गुस्सा भूल चुके थे। अब वे किसी और से ज्यादा गंभीर थे। अपने आलसी और अक्षम दिखने के बावजूद उनमें से कई अकादमी के शीर्ष छात्र और कुशल पशु मूल्यांकन करता थे। आखिरकार उन्हें बचपन से ही बेहतरीन शिक्षा मिली थी। अमीर होना उनके लिए सिर्फ एक दिखावा था। असल में वे सबसे बेहतरीन थे। इसलिए अभिजात वर्ग के लिए यह बताना आसान था कि कौन सक्षम है और कौन नहीं। बेशक जो लोग अकादमी के शिक्षक बन सकते थे, वे सभी योग्य थे। इसलिए यह तय करना आसान था कि कौन ज्यादा योग्य है और कौन कम योग्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि अध्यापक लिन एक योग्य व्यक्ति थे। अभिजात वर्ग हमेशा से ही अहंकारी रहा है। उनमें श्रेष्ठता की भावना थी जो उनकी हड्डियों में समाहित थी, खासकर वे जो कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे। लेकिन साथ ही अधिकांश अभिजात वर्ग तर्कसंगत थे और ताकतवर के सिद्धांत में विश्वास करते थे। पशु मूल्यांकनकर्ता समुदाय में जो जितना अधिक जानकार और कुशल होगा, उतना ही अधिक सम्मानित होगा। इस पाठ में लिन जिन ने जानवरों के मूल्यांकन में अपने ज्ञान का उपयोग करके इस भोगवादी वंशजों और गणमान्य व्यक्तियों के समूह को पूरी तरह से वश में कर लिया। पहले तो वे क्रोधित हुए, फिर चौंक गए, फिर व्याख्यान सुनते हुए मोहित हो गए। अंत में आधे दिन तक विचार करने के बाद उनके दिलों में केवल प्रशंसा और सम्मान ही बचा था। इसी दौरान एक छोटी सी घटना घटी। कक्षा के मध्य में लिन जिन ने एक अन्य व्यक्ति को अंदर आते देखा। ये हरे रंग के कपड़े पहने एक युवा लड़की थी। दूरी के कारण लिन जिन उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन एक बात तो तय थी, ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अंदर आने के बाद वह पीछे एक कोने में बैठ गई और चुपचाप सुनने लगी। लिन जिन ने उसे केवल एक नजर देखा और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अकादमी में बहुत से छात्र थे। यह उन छात्रों में से एक होना चाहिए जो देर से पहुंचे। हालांकि लिन जिन ने उसे सजा नहीं दी। उसे अपनी पहली कक्षा से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। अगर वह उपस्थित हो पाता तो ये काफी अच्छा होता। लेकिन अगली बार लिन जिन को एक अनुरोध करना होगा। अगर वे फिर से देर से आए तो वह उन पर नरमी नहीं बरतेगा। कम से कम वह उन्हें बैठकर अपना व्याख्यान सुनने नहीं देगा। वह उन्हें तुरंत बाहर निकाल देगा। नियम निर्धारित करने का यही एकमात्र तरीका था। लिन जिन नहीं चाहते थे कि उनकी कक्षा एक बाजार बन जाए जहां लोग अपनी मर्जी से आ जा सके। जब हरे कपड़े वाली लड़की आई तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ध्यान से सुना ताकि लिन जिन कुछ न बोले। जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो उपस्थित लगभग सभी विद्यार्थियों के चेहरों पर लालसा की झलक थी।
मास्टर लिन, क्या आप मुझे और बता सकते हैं? जानवरों के मूल्यांकन की तकनीकों के बारे में अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं। ली शिनकी ने बोलने की पहल की। अब जब उसने दरवाजा खोल दिया था तो अन्य भोगवादी बेटों ने भी जल्दी जल्दी सवाल पूछे। मास्टर लिन, कुछ बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं भी। हालांकि वहां बहुत से छात्र नहीं थे, लेकिन कक्षा में माहौल बहुत जीवंत था। हर कोई इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। लिन जिन ने अपना हाथ हिलाया। मैंने अभी बहुत सी चीजें कवर की हैं। हालांकि वे सभी बुनियादी कौशल और ज्ञान हैं, फिर भी आपको उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए चिंतन और अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। मैं आपके सवालों को नोट कर लूंगा, लेकिन मैं इस कक्षा में उनका जवाब नहीं दूंगा। आपके जाने के बाद आपको खुद से सोचना और समस्याओं को हल करना सीखना होगा। यह पद्धति स्पष्ट रूप से नवीन थी और इसने सभी में प्रदर्शन और अन्वेषण की इच्छा जगाई। इतना कहकर लिन जिन ने बस इतना कहा, ठीक है, कक्षा समाप्त। इस बार उपस्थित सभी छात्र गंभीर भाव से खड़े हुए और उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। ये नियम था। ये स्पष्ट था कि उपस्थित सभी लोग, जिनमें अमीर परिवारों के वे सुखवादी बेटे भी शामिल थे, जो पहले खुद को बहुत ऊंचा समझते थे, इस समय आदरपूर्वक झुके हुए थे। वहां जरा सी भी असंतुष्टि नहीं थी। लिन जिन ने जाने की तैयारी करने से पहले उसे जवाब दिया। हालांकि जब लिन जिन ने ऊपर देखा तो वह भीड़ में एक छात्र को गायब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह हरे कपड़े पहने लड़की थी। लिन जिन को तो पता ही नहीं चला कि वह आदमी कब चला गया। इससे लिन जिन हैरान रह गया। आखिरकार उसकी साधना और इंद्रियां आम लोगों से कहीं बेहतर थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे पता न चले कि कोई कब आया और कब गया। जिज्ञासावश लिन जिन ने पूछा, एक मिनट रुको। छात्र तुरंत खड़े हो गए और आदरपूर्वक पूछा, मास्टर लिन, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या तुम में से किसी ने अभी अभी हरे कपड़े पहने लड़की को देखा? वह कब चली गई? लिन जिन को लगा कि अगर उसने नहीं देखा तो नीचे के छात्रों ने देखा होगा। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग थे। हालांकि सभी के जवाब ने लिन जिन को आश्चर्यचकित कर दिया। किसी ने भी हरे कपड़े पहने लड़की को नहीं देखा। न ही 20 या उससे ज्यादा भोगवादी बेटों को, न ही तान लिन और ली शिनकी को, और न ही फांग युआन नाम के किताबी कीड़े को। वह अजीब था। लिन जिन ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह जानता था कि यह कोई आसान मामला नहीं था, फिर भी उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह बाहर चला गया। वांग शिन हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था। नियमों के अनुसार उसे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वांग शिन ने ऐसा किया। इसमें कोई शक नहीं कि इससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वांग शिन जानबूझकर लिन जिन का पक्ष ले रहा था। लिन जिन को पता चल गया था, और यह संयोग ही था कि लिन जिन को एक ऐसे सहायक की जरूरत थी जो अकादमी के नियमों से परिचित हो। वांग शिन निस्संदेह एक बहुत अच्छे उम्मीदवार है। जहां तक वफादारी की बात है तो फिलहाल इसका जिक्र नहीं करते। वैसे भी जब तक मौजूदा हित समान है और कोई नफरत नहीं है, तब तक सहयोग में कोई समस्या नहीं है। दोस्त बनाने की तो बात ही छोड़िए। मूल्यांकक लिन, आपका व्याख्यान इतना अच्छा था कि मैं भी उसमें डूबे बिना नहीं रह सका, वांग शिन ने कहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह लिन जिन की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे। धन्यवाद। ऐसा कहकर लिन जिन ने वांग शिन से पूछा कि क्या उसने हरे कपड़े पहने लड़की को हॉल में प्रवेश करते या बाहर निकलते देखा है। लिन जिन को यकीन था कि उसे इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। चूंकि व्याख्यान कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार था, इसलिए वांग शिन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अंदर आने या बाहर जाने पर ध्यान देता था। उसके लिए विचलित होना असंभव था। एक हरे कपड़े वाली लड़की। वांग शिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी कोई अंदर नहीं आया और न ही कोई गया। क्या आपको यकीन है? लिन जिन की भौहें तन गईं। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वांग शिन झूठ बोल रहा था। वह ये कैसे नहीं देख सकता था, जब तक कि वह आदमी उसके जैसा न हो और छलावरण का उपयोग करना न जानता हो। छलावरण। लिन जिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। निश्चित रूप से वांग शिन ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा। वांग शिन के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। चूंकि उसने कहा था कि उसने कुछ नहीं देखा, तो शायद उसने कुछ नहीं देखा था। उस मामले में केवल एक ही संभावना थी। हरे कपड़े पहने वह लड़की भी जानती थी कि वांग शिन की आंखों को धोखा देने के लिए छलावरण का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन क्यों? वह हरे रंग की लड़की कौन थी? उसने ऐसा क्यों किया? वह केवल व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ आई थी, तो वह खुलेआम क्यों नहीं आ सकती थी? जब तक कि वह व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ न हो। लिन जिन के विचार बेकाबू हो रहे थे। एक पल में उसने कई चीजों के बारे में सोचा, जिसमें कई साजिशें भी शामिल थी। क्या वह कोई दुश्मन हो सकती है? लिन जिन ने सोचा। वह इस बारे में कुछ समय से सोच रहा था। चूंकि वह स्वर्गीय जेड सिटी में नया था, इसलिए उसका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। लेकिन संयोग से उसे राक्षसी मूल्यांकन संघ के निशान मिले। उस रात लिन जिन ने चुची, महान युवा गुरु, और उसके गुरु 100 साल पुराने मार्शल संत युआन दाओ को मार डाला। इसके साथ ही वह डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के साथ दुश्मनी में आ गया था। बेशक वे शुरू से ही दुश्मन थे। राक्षसी मूल्यांकन संघ को अब तक चुची और कुलीन युवा स्वामी की लाशें मिल गई होंगी। वे शायद लिन जिन पर भी शक कर रहे होंगे। लिन जिन ने जानबूझकर ऐसा किया। चूंकि वह राक्षसी मूल्यांकन संघ से निपटना चाहता था, इसलिए स्वर्गीय जेड सिटी एक अच्छी जगह थी। उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अन्यथा अगर वह अपने निशान छिपाना चाहता था तो लिन जिन लाशों को नष्ट कर सकता था। उसने लाशें इसलिए छोड़ दी ताकि डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन को बता सके कि वही अपराधी है। उस रात लिन जिन ने चूची और अन्य लोगों से सुना कि शैतानी मूल्यांकन संघ स्वर्गीय जेड सिटी में काफी प्रभावशाली था। काला दूत स्वर्गीय जेड सिटी में छिपा हुआ था और यह बहुत संभव था कि वह मुख्यालय से कोई हो। संयोग से रैंक 4 बीस्ट अप्रेजर परीक्षा के दौरान अप्रेजर यांग मिंग ने बेवजह लिन जिन को निशाना बनाया। स्वाभाविक रूप से लिन जिन को अप्रेजर यांग की असली पहचान पर संदेह होने लगा। क्या वह डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन से संबंधित हो सकता है? लिन जिन कल्पना नहीं कर रहा था। यह एक संभावना थी। अन्यथा वह मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग की उसके प्रति अकथनीय घृणा को कैसे समझा सकता था? आखिरकार इससे पहले वे एक दूसरे को जानते नहीं थे। हरे रंग की रहस्यमयी लड़की के अचानक प्रकट होने के कारण लिन जिन के लिए अटकलें न लगाना मुश्किल था। बेशक ये सब लिन जिन के विचार थे। उसने उन्हें प्रकट नहीं किया, न ही उसने किसी और को इसके बारे में बताया। लेकिन अब उसे वह पता लगाना था जो उसे पता लगाना था। इसके बाद लिन जिन ने बगल से मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग की स्थिति के बारे में पूछा।
वांग शिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे पता था कि मूल्यांकनकर्ता यांग और लिन जिन के बीच कुछ विवाद हो सकता है। चूंकि मूल्यांकनकर्ता लिन पूछ रहा था, इसलिए वह जो भी जानता था उसका जवाब देता। सोचो तो, ये बहुत ही दुर्लभ है। मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग इस क्लास में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वे कभी नहीं आए। ये स्पष्ट रूप से उन्हें निशाना बना रहा है और उनके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। मूल्यांकनकर्ता लिन, क्या आपने किसी तरह मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग को नाराज किया है? वांग शिन इसे और अधिक नहीं रोक सका और फुसफुसाते हुए पूछा। लिन जिन ने शांति से उत्तर दिया, मूल्यांकक वांग, ईमानदारी से कहूं तो मैं कल ही पहली बार मूल्यांकक यांग से मिला हूं, इसलिए मैं उसके प्रति कोई दुर्भावना कैसे रख सकता हूं, उसे अपमानित करना तो दूर की बात है। ये ठीक इसी कारण से है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस मूल्यांकक यांग के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि वह मेरे लिए चीजें क्यों मुश्किल बना रहा है। वांग शिन ने सिर हिलाया और जो कुछ वह जानता था बताना शुरू किया। इसके माध्यम से लिन जिन को मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग की बेहतर समझ प्राप्त हुई। तियानेक्सुआन साम्राज्य में सभी रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता तियानेक्सुआन साम्राज्य के नागरिक नहीं थे। उदाहरण के लिए लिन जिन को ही लें। वह जेड ड्रैगन साम्राज्य का नंबर 1 जानवर मूल्यांकन करता था और वह केवल सिफारिश के बाद मूल्यांकन के लिए यहाँ था। 3 महीने बाद जब उसके और मिस्टर झोंग के बीच समय सीमा समाप्त हो जाएगी तो वह जेड ड्रैगन किंगडम में वापस लौट आएगा। यांग मिंग भी एक विदेशी था। वह दूसरे मध्यवर्ती देश जुलू देश का मुख्य पशु मूल्यांकन करता था। 3 साल पहले वह तियानेक्सुआन इंपीरियल सिटी आया और रैंक 4 पशु मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए योग्यता मूल्यांकन पास किया। हालांकि यांग मिंग ने वापस जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि तियानेक्सुआन रॉयल सिटी में ही रहे। जाहिर है, मिराक सिटी इस घटना से बहुत खुश थी। आखिरकार रैंक 4 बीस्ट अप्रेजर जहां भी जाता था वहां एक बेहतरीन प्रतिभा होती थी। अगर वह यहाँ रह पाता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए यांग मिंग को यहाँ के सभी पशु मूल्यांकनकर्ताओं के बीच उच्च दर्जा प्राप्त था। वह अकादमी में एक प्रभावशाली शिक्षक भी थे। जहां तक जुलू के विचारों का सवाल है, किसी को परवाह नहीं थी। भले ही वे असंतुष्ट थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने सर्पिल ग्रेट नेशन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। दूसरे, उन्होंने यांग मिंग को भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक उसके चरित्र की बात है, यांग मिंग अपने अहंकारी और अलग थलग स्वभाव के लिए मशहूर था। वह अपने से कम दर्जे के लोगों को सम्मान नहीं देता था और ताश खेलना पसंद करता था। हालांकि चूंकि वह वाकई प्रतिभाशाली था, इसलिए किसी को नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। ताकत के साथ कोई भी जो चाहे कर सकता है। सामान्यतः यही स्थिति थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिन जिन ने कहा था। वह और यांग मिंग पहले कभी नहीं मिले थे, तो उस आदमी को उससे क्यों परेशान होना पड़ा। जानवर मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन के दौरान यह एक बात थी, लेकिन अब जब वह अकादमी में था तो उसने लिन जिन की कक्षा का समय चुराने की भी कोशिश की। यदि कोई और होता तो लिन जिन शायद परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता और इसे सहन कर लेता, लेकिन इसके बाद उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वांग शिन बस इतना ही बता सकता था। लिन जिन ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में एक साहसिक अनुमान बन गया। अगर यांग मिंग डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन का सदस्य था तो उस आदमी के लिए लिन जिन को निशाना बनाना समझ में आता। आखिरकार लिन जिन और डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन अब अपूरणीय दुश्मन थे। यह बहुत संभव था। यदि ऐसा था तो लिन जिन को पता था कि उसे सावधान रहना होगा। बेशक ये सिर्फ एहतियात था। वह अभी सिर्फ उस आदमी की पहचान का अंदाजा लगा रहा था, इसलिए वह कोई पहला कदम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा भले ही उसे यकीन हो कि यांग मिंग डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन का सदस्य है, फिर भी वह कोई पहला कदम नहीं उठा सकता था। आखिरकार उसके पास यांग मिंग के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अगर उसने जल्दबाजी में काम किया तो वह मेराक शहर के कानून और मुख्यालय के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और लिन जिन की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह ऐसी सजा का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए उसके लिए अपनी गति पर टिके रहना सबसे अच्छा था। इसके अलावा उसे आगे भी देखना था। आखिरकार उसे स्काईजेड अकादमी में 3 महीने तक रहना था। यह कोई लंबी या छोटी अवधि नहीं थी, लेकिन उसके लिए लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। यह विशेष रूप से तब सच था जब डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन से निपटने की बात आए, इसलिए उसे लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की आवश्यकता थी। लिन जिन अब इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसने आने वाले समय के लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। हमेशा की तरह कक्षाओं में भाग लेने और कल कुछ और छात्रों को स्वीकार करने के अलावा वह पशु मूल्यांकन मंडप में जाएंगे और संग्रहालय के लिए सभी पशु नमूनों को इकट्ठा करने का अवसर तलाशेंगे। यह महत्वपूर्ण था। घातक जानवरों का संग्रहालय लिन जिन की सबसे बड़ी संपत्ति थी और लिन जिन को यह पता था। अधिक जानवरों और दुर्लभ जानवरों को इकट्ठा करने से उसे इसी तरह के पुरस्कार मिलेंगे। ये सभी वास्तविक लाभ थे। हालांकि लिन जिन को अभी भी कुछ समय के लिए देरी हो गई थी। व्याख्यान सुनने के बाद कुछ छात्र बाहर निकले और लिन जिन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उनमें से एक आलीशान कपड़े पहने एक रैंक 1 जानवर मूल्यांकन करता झुककर फुसफुसाया, शिक्षक लिन, तीसरे राजकुमार ने मुझे आपके पास शरण लेने के लिए कहा है। यकीन से लिन जिन को पता था कि यह फेंग जिकियान था जिसने इन निकम्मों को काम पर रखा था। फिर भी ये सब उन लोगों के समूह की बदौलत था जो उसका समर्थन करने आए थे। अन्यथा उसका पहला सार्वजनिक व्याख्यान काफी दुखद होता। टैन लिन और ली शिंकी के अलावा केवल किताबी कीड़ा फैन युआन ही था। यदि केवल 3 लोग होते तो लिन जिन निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाता। लिन जिन ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। वहां 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वे सभी अंदरूनी कहानी जानते थे और फेंग जिकियान के अधीनस्थ थे। जहां तक बाकी लोगों की बात है, वे इन 5 लोगों द्वारा भर्ती किए गए साथी मात्र थे। उन्हें इस घटना से फेंग जिकियान के संबंध के बारे में पता नहीं था। वे सभी 5 स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र के प्रभावशाली परिवारों के बच्चे थे। पहले बोलने वाला थोड़ा मोटा आदमी स्वर्गीय सर्पिल शाही शहर के गवर्नर का सबसे छोटा बेटा था। उसका नाम ली युवानकिंग था और उसे अपने परिवार द्वारा छोटी उम्र से ही जानवरों का मूल्यांकन सीखने के लिए मजबूर किया गया था। अब तक वह केवल रैंक 1 जानवर मूल्यांकन करता था। वास्तव में अन्य 4 भी रैंक 1 पर थे। उनमें से प्रत्येक संपन्न परिवारों से था। एक अधिकारी का बेटा था, दूसरा एक अमीर आदमी की बेटी थी। वे सभी मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे और आम लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। हालांकि इसके साथ ही उनके परिवारों में उनका स्वागत भी अच्छा नहीं हुआ।
आखिरकार चाहे वह कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो या कोई धनी व्यक्ति, उनके परिवार में एक से अधिक बच्चे होंगे। उम्र में हमेशा अंतर होता था। उनमें से कुछ को अपने परिवार की स्थिति और धन विरासत में नहीं मिलने वाला था, इसलिए उन्हें जानवरों के मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए यहाँ भेजा गया था। आखिरकार एक आधिकारिक पशु मूल्यांकनकर्ता होना हर राज्य में एक बहुत ही सम्मानित पेशा था। ली युवानकिंग के अलावा अन्य 4 थे: यूयून, जो हेवनली स्पाइरल कंट्री के झेन युआन जनरल का तीसरा पुत्र था; वान पिन, जो सनफ्लावर सिटी के नगर स्वामी का पुत्र था; शेनचियू, जो हेवनली स्पाइरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबसे धनी व्यक्ति की सबसे बड़ी पुत्री थी; और यू दाइवेई, जो फ्रायर एसोसिएशन के प्रमुख की सबसे छोटी पुत्री थी। ये स्वर्गीय सर्पिल शहर के प्रभावशाली परिवारों के बच्चे थे। निजी तौर पर वे तीसरे राजकुमार फैंग जिकियान के सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे फैंग जिकियान के आदेश के तहत अपना समर्थन दिखाने आए। शिक्षक लिन, हम पांचों ने इस पर चर्चा की है और हम सभी आपके छात्र बनने को तैयार हैं। कृपया हमें अपने साथ ले लीजिए। ली युवानकिंग पांचों में सबसे बूढ़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नेता बन गया। इस समय वह झुक गया और एक ईमानदार चेहरे के साथ कहा, अकादमी में शिक्षकों को छात्रों को लेने की अनुमति थी, लेकिन संख्या का निर्धारण शिक्षक स्वयं करते थे। वे अपने किसी भी छात्र को न लेने या दुनिया भर में छात्रों को रखने का विकल्प भी चुन सकते थे। हालांकि शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन सावधानी से करना पड़ता था। किसी को भी नहीं चुना जा सकता था। आमतौर पर उनमें क्षमता होनी चाहिए और वे देखने में अच्छे होने चाहिए। अब लिन जिन को ली युवानकिंग का 5 लोगों का समूह आंखों को भाने वाला लगा। जहां तक क्षमता और प्रतिभा की बात है, लिन जिन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि इस दुनिया में कोई भी छात्र सच में मूर्ख नहीं है। अगर उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो एक मेढक भी हंस बन सकता है। क्या आप अन्य शिक्षकों के संरक्षण में नहीं रहे हैं? लिन जिन ने पूछा। अगर वे पहले से ही किसी दूसरे शिक्षक के संरक्षण में थे, तो लिन जिन निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे। आखिरकार अकादमी के अपने नियम थे। इस बार यू यून की बारी थी बोलने की। शिक्षक लिन, हम पांचों को कोई नहीं चाहता। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लो। जब से मैंने कुछ साल पहले रैंक 1 बीस्ट अप्रेजर परीक्षा पास की है, तब से मैं कोई प्रगति नहीं कर पाया हूँ। मैं किताबों में दिए गए ज्ञान को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरे शिक्षकों ने मुझे कुछ वाक्य सिखाए और मैं उन्हें समझ नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मुझे और सिखाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं एक सड़ी हुई लकड़ी हूँ जिसे तराशा नहीं जा सकता। लिन जिन को पता था कि यू यून एक सीधा साधा व्यक्ति था। आम भाषा में कहें तो वह दिमागहीन था। लिन जिन ने उसे करीब से देखा। यू यून के पास एक मजबूत शरीर था, जिसकी कमर और कंधे गोल थे। इसके बावजूद वह सरल और ईमानदार दिखता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कोई साजिश नहीं करता था। उसकी समझ और बोध क्षमताएं शायद सीमित थीं और वह थोड़ा मूर्ख श्रेणी का था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरे शिक्षक उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उनके बोलने का तरीका और उनका व्यक्तित्व लिन जिन को काफी पसंद आया। कोई भी मुझे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ। अगर तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें दूर नहीं धकेलूंगा। हालांकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लिन जिन ने कुछ देर रुकने के बाद पूछा, फैंग जिकियान ही वह व्यक्ति था जिसने तुम सभी को मेरे संरक्षण में आने के लिए उकसाया था, है ना? ली युवानकिंग जोर से हंसे। शिक्षक लिन की आंखें मशाल की तरह हैं। ये सही है, तीसरे राजकुमार ने हमें पहले भी इस बारे में बताया था। हालांकि जब उन्होंने कहा कि आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो हमने इसे दिल पर नहीं लिया। हमने इसे तीसरे राजकुमार की मदद करने के रूप में लिया। जहां तक उनके शिष्य बनने की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। आखिरकार हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सफल हो पाते हैं या नहीं। हालांकि आपका पाठ सुनने के बाद हम पांचों सहमत हुए कि आप असली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरा राजकुमार आपको इतना सम्मान देता है। इसलिए हम ईमानदारी से आपके शिष्य बनना चाहते हैं। उनके शब्द स्पष्ट और सीधे थे, कोई गोलमोल बात नहीं थी। अन्य लोगों ने भी ली युवानकिंग की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। चूंकि वे स्वतंत्र और सहज थे, इसलिए लिन जिन भी संकोच नहीं करने वाले थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी पांचों को स्वीकार कर लिया। बेशक उन्हें अभी भी अकादमी के नियमों का पालन करना था और लिन जिन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे अकादमी में केवल 3 महीने ही पढ़ाएंगे। वे केवल ये गारंटी दे सकते थे कि वे इस दौरान उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। इस बात पर उन पांचों को कोई आपत्ति नहीं हुई और मामला ऐसे ही सुलझ गया। जैसा कि लिन जिन ने उम्मीद की थी, तान लिन ली शिनकी को भी साथ ले आई। गुरु लिन, शिनकी आपकी शिष्या बनना चाहती है, तान लिन ने सीधे कहा। वह लिन जिन से परिचित थी, इसलिए उसने उसे सीधे सीधे बता दिया। लिन जिन ने सहमति में सिर हिलाया और ली शिनकी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत सिर झुकाया। ली युवानकिंग और बाकी 4 लोग ज्यादा देर तक नहीं रुके। उन्होंने अलविदा कहा और चले गए। ये देखकर कि वे चले गए हैं, टैन लिन आया और लिन जिन को एक तरफ खींचकर फुसफुसाया, मूल्यांकनकर्ता लिन, वे 5 अकादमी में कुख्यात उपद्रवी हैं। वे 2-3 साल से यहाँ हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रैंक 2 बीस्ट मूल्यांकनकर्ता के पद पर पदोन्नत नहीं हो पाया। उन्हें मूल रूप से उनके संबंधित शिक्षकों ने छोड़ दिया था। टैन लिन स्पष्ट रूप से लिन जिन के बारे में चिंतित थी। आखिरकार लिन जिन अभी अभी हेवनली जेड अकादमी के शिक्षक बने थे और उन्होंने पहले ही इन उत्कृष्ट छात्रों को अपने यहाँ शामिल कर लिया था। यह उनके लिए काफी नुकसानदेह था। आखिरकार अकादमी सहायक व्याख्याताओं सहित शिक्षकों के लिए मासिक मूल्यांकन आयोजित करती थी। मूल्यांकन मानदंडों में से एक छात्रों की योग्यता थी। मूल्यांकन के साथ रैंकिंग भी होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षकों ने इन रैंकिंग को बहुत महत्व दिया है। सबसे निचले स्थान पर आने से उनकी प्रतिष्ठा पर ही कलंक लगेगा। दूसरी ओर लिन जिन ने तन लिन की व्याख्या को ध्यान से सुना। वह इससे बहुत परेशान नहीं था। उनका मानना था कि जब तक उनके छात्र सीखने के लिए तैयार रहेंगे, वह उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। वास्तव में वह उन्हें 3 महीने के भीतर रैंक 2 बीस्ट अप्रेसेस के पद पर पदोन्नत भी करवा सकते हैं। ये देखकर कि लिन जिन ने अपना मन बना लिया है, तान लिन ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। अगर मैं मिस्टर झोंग का शिष्य नहीं बनता, तो मैं निश्चित रूप से आपके अधीन अध्ययन करता। लेकिन अब टैन लिन ने अचानक कुछ और कहा। आधे रास्ते में लिन जिन को पता था कि वह क्या कहने जा रही थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं केवल 3 महीने के लिए रहूंगा, जबकि तुम लंबे समय तक अकादमी में रहोगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वापस जाने से पहले रैंक 3 बीस्ट अप्रेजर बनना होगा।
मिस्टर झोंग अकादमी के प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे सीखना मुझसे सीखने से ज्यादा बुरा नहीं होगा। टैन लिन की आंखें चमक उठी। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि लिन जिन खुद की तारीफ कर रहा था। तान लिन ने जानबूझकर अपनी आंखें घुमाई ताकि लिन जिन की शेखी बघारने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। लिन जिन को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि किताबी कीड़ा फैंग युआन उसे अपना गुरु मानने के लिए आगे नहीं आया। हालांकि लिन जिन उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मास्टर हो सकता था। अब लिन जिन बीस्ट अप्रेजल पवेलियन का दौरा करना चाहता था और विभिन्न जानवरों के नमूने इकट्ठा करना जारी रखना चाहता था। यही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। संयोग से टैन लिन भी मिस्टर झोंग से मिलने जा रही थी, इसलिए उन दोनों ने साथ यात्रा करने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने खूब बातें की और टैन लिन ही सलाह मांगने वाली थी। टैन लिन ने लिन जिन के व्याख्यान को शुरू से अंत तक सुना था और लिन जिन द्वारा सिखाई गई जानवरों के मूल्यांकन की मूल बातों से वह बहुत प्रभावित हुई थी। हालांकि यह सिर्फ मूल बातें थीं, लिन जिन की व्याख्याएं बहुत गहन थीं। इससे केवल यह साबित हुआ कि इन मूल बातों के बारे में लिन जिन की समझ उससे कहीं बेहतर थी। दिन के समय बीस्ट अप्रेजल पवेलियन में काफी लोग थे। सौभाग्य से उनमें से अधिकांश पहली मंजिल पर एकत्र हुए थे। लिन जिन घर से निकलने से पहले श्री झोंग से मिलने के लिए रुके और दूसरी मंजिल पर जानवरों की जानकारी एकत्र करना जारी रखा। बेशक वह कल रात की तरह बेशर्मी से काम नहीं कर सकता था। उसने अपनी गति बहुत धीमी कर दी थी, लेकिन कम से कम वह इतना अलग तो नहीं दिखेगा। लिन जिन को दोपहर का खाना खाने की भी परवाह नहीं थी। उसे लगा कि वह इस समय का उपयोग जानवरों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए कर सकता है। आखिरकार उसके प्रयास सफल हुए। जब वह दूसरी मंजिल के आधे कमरों में से गुजरा तो घातक जानवरों के संग्रहालय की घंटी फिर से बजी। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। लिन जिन अपने हाथ में एक बड़ा सा दांत पकड़े हुए था और बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। इस बार संग्रहालय में दर्ज दुर्लभ जानवरों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, इनाम में जानवरों की ऊर्जा संरचना भाग 5 था। हालांकि लिन जिन खुद इसे विकसित नहीं कर सकता था, उसने जानवर ऊर्जा संरचना का अध्ययन किया था। जानवर ऊर्जा संरचना के कुल 5 भाग थे, जिसका मतलब था कि उसने आखिरकार सभी 5 भागों को इकट्ठा कर लिया था। जानवर ऊर्जा संरचना के साथ शांगर, व्हाइटएप और अन्य लोग साधना जारी रख सकते थे। और एक बात पक्की थी, एक बार जब सभी 5 भागों की साधना हो जाती तो उनकी ताकत और क्षेत्र निश्चित रूप से एक और स्तर तक बढ़ जाता। हेवनली जेड एकेडमी में कहीं मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग कुछ बुनियादी प्राचीन पुस्तकों को पलट रहे थे। उनकी मेज पर कुछ और भी था। ये लकड़ी की पट्टिका थी, साधारण और पुरानी। पट्टिका की बनावट लकड़ी की बनी हुई लग रही थी, फिर भी लोहे की नहीं। यह एक रहस्यमय नजारा था। यदि लिन जिन यहाँ होते तो वे बता सकते थे कि यह पट्टिका कोई और नहीं बल्कि विजिटेशन हॉल में लगी आगंतुक पट्टिका है। ठीक रीड सिटी में कियाओ परिवार की विरासत की तरह। हालांकि इसमें कुछ अंतर थे। उस पर लिखी संख्या अलग थी। कियाओ परिवार की पट्टिका पर 3 शब्द था, लेकिन मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग की मेज पर 2 शब्द था। मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग की भौहें तन गईं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने अपने हाथ में रखी प्राचीन पुस्तक नीचे रख दी। इस लकड़ी की पट्टिका के भीतर किस तरह का रहस्य छिपा है? मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक आवाज ने पुकारा, गुरुजी, लिन जिन ने आज सुबह आपका नोटिस फाड़ दिया। बाहर बोलने वाला व्यक्ति यांग मिंग का एक छात्र था। वह अकादमी में रैंक 2 का एक प्रसिद्ध जानवर मूल्यांकन करता था और उन छात्रों में से एक था जिनके इस साल रैंक 3 में पदोन्नत होने की सबसे अधिक संभावना थी। मैं समझ गया, आप जा सकते हैं, यांग मिंग ने बिना पलक झपकाए पर्दे के पीछे से निर्देश दिया। बाहर खड़ा छात्र दंग रह गया और फिर फुसफुसाया, शिक्षक, लिन जिन यहाँ नया है, लेकिन उसे नियम नहीं पता। उसने आपके नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया। शिक्षक, आप शायद इसे बर्दाश्त कर पाएं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमने अगली बार शिक्षक लिन से मिलने और उन्हें शर्मिंदा करने के लिए कक्षा में उनसे सवाल पूछने का फैसला किया है। कक्षा में प्रश्न पूछकर वे स्पष्ट रूप से जानवरों के मूल्यांकन की तकनीकों और ज्ञान का उल्लेख कर रहे थे। ये छात्र स्पष्ट रूप से बहुत घमंडी था और उसे विश्वास था कि वह कुछ मुश्किल सवालों से लिन जिन को चकरा देगा। ज्ञान से चकित होना एक शिक्षक के लिए सम्मानजनक बात नहीं थी। यांग मिंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह जेड ड्रैगन किंगडम से है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि लिन जिन काफी सक्षम है। अन्यथा वह अपने रैंक 4 मूल्यांकन को इतनी आसानी से पास नहीं कर पाता। हालांकि आप रैंक 3 के जानवर मूल्यांकन करता है, फिर भी आप लिन जिन से बहुत दूर हैं। मुसीबत की तलाश में मत जाओ। न केवल आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, बल्कि मैं भी शर्मिंदा हो जाऊंगा। जब बाहर खड़े छात्र ने यह सुना तो वह डर के मारे उछल पड़ा और उसने तुरंत अपने मन से यह विचार निकाल दिया। यह सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे उसकी ताकत को स्वीकार करना होगा। चलो इसे एक दिन कहते हैं। मुझे एक क्लास में जाना था, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं गया। अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो मिस्टर झोंग और दूसरे शिक्षक इसे समझा नहीं पाएंगे। चलो इसे एक दिन कहते हैं। यांग मिंग ने अपनी बात खत्म करने के बाद बाहर खड़े छात्रों से कहा कि वे चले जाएं। फिर उसने अपनी नजर टेबल पर रखे लकड़ी के बोर्ड पर डाली। यांग मिंग रैंक 4 के पशु मूल्यांकन करता थे और पशु मूल्यांकनकर्ताओं की एक खासियत ये थी कि उनके पास दोस्तों का एक बड़ा नेटवर्क था। कौन गारंटी दे सकता था कि उनके पालतू जानवर बीमार नहीं पड़ेंगे या उन्हें चोट नहीं लगेगी, जबकि दुनिया में हर तरह के जानवर और साधक मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग एक अनुभवी मूल्यांकनकर्ता को जानने और उससे दोस्ती करने की उम्मीद करते थे। यांग मिंग कई सालों से तियानिकसुआन शहर में कारोबार कर रहा था और उसके कई दोस्त थे। उसका यह अच्छा दोस्त एक प्रसिद्ध पशु साधक भी था जिसे दुनिया भर में घूमना बहुत पसंद था। वह ड्रैगन की खोज करने और गुफाओं की खोज करने में माहिर था। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक कब्र चोर था। यह व्यक्ति एक बार अमर कब्र के अंदर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका पालतू जानवर अपनी चोटों से लगभग मर गया था। ये यांग मिंग ही था जिसने अपने पालतू जानवर को बचाया और इस तरह वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कल रात जब यांग मिंग ने अपने विद्यार्थियों से व्याख्यान नोटिस लगाने को कहा तो उसका यह मित्र अचानक वहां आ पहुंचा। उस समय यह पशु साधक घबराया हुआ लग रहा था और उसने कहा कि उसके पास कुछ है जो वह यांग मिंग के पास छोड़ना चाहता है। इस बारे में बात करते हुए उसके जैसे कब्र लुटेरे आमतौर पर अनैतिक काम करते थे और शायद ही कभी उनके कोई करीबी दोस्त होते थे। हालांकि यांग मिंग घमंडी था, लेकिन वह अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार था और पाखंडी नहीं था।
यही कारण था कि यह कब्र लुटेरा संकट के समय उसे यह काम सौंपने आया था। कब्र लुटेरे ने यह भी कहा कि जब से उसने यह अजीब लकड़ी का टोकन प्राप्त किया है, तब से उसे खोज निकाला गया है और तियानिक्सुआन शहर में आने से पहले उसे कई लड़ाइयों से गुजरना पड़ा है। चूंकि उसके पास कोई और नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके, इसलिए उसने लकड़ी के टोकन को अस्थायी रूप से यांगमिंग के पास छोड़ दिया। साथ ही उसे उम्मीद थी कि यांगमिंग इस लकड़ी के टोकन में निहित रहस्य की जांच कर सकता है। मूल्यांकनकर्ता यांगमिंग, ये लकड़ी का टोकन 500 साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ डाउनलोड से संबंधित है। किसी ने कहा था कि अगर कोई इसका रहस्य समझ सकता है तो वह डाउनलोड की विरासत प्राप्त कर सकता है। शायद यह इस लकड़ी के टोकन की वजह से है कि मैं इतनी मुसीबत में पड़ गया हूँ। लेकिन मैं एक असभ्य आदमी हूँ, इसलिए अगर मेरे पास यह है भी तो मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगा। आप मेरे लिए इसे क्यों नहीं देखते? मूल्यांकक यांगमिंग, कब्र चोर ने जाने से पहले यही कहा था। स्पष्टतः कब्र चोर को यांगमिंग पर भरोसा था, अन्यथा वह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु उसके पास नहीं छोड़ता। पिछली रात से ही यांगमिंग इस लकड़ी के टोकन की उत्पत्ति और रहस्य जानने के लिए प्राचीन पुस्तकों को पलट रहा था। रात भर की खोजबीन के बाद उसे कुछ सुराग मिले। ये लकड़ी का टोकन वास्तव में डाउनलोड से संबंधित था। कुछ प्राचीन पुस्तकों में भी ऐसे ही अभिलेख थे तथा उनकी संख्या 1 से अधिक थी। यांगमिंग को पता था कि डाउनलोड किस तरह का अस्तित्व था, खासतौर पर तियानिक्सुआन अकादमी में। डाउनलोड का नाम बहुत मशहूर था। कुछ लोगों ने कहा कि 500 साल पहले डाउनलोड सिर्फ सबसे ताकतवर खलनायक साधक ही नहीं था, बल्कि वह सबसे अच्छा जानवर मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन का प्रवर्तक भी था। यांगमिंग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था और यही कारण था कि वह इस लकड़ी के टोकन में निहित रहस्य की जांच करना चाहता था। उन्हें वाकई एक प्राचीन पुस्तक से कुछ शब्द मिले। ये पुस्तक भी सैकड़ों साल पहले एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा छोड़ी गई थी। इसमें लिखा था कि एक बार एक मित्र से मुलाकात के दौरान उन्होंने देखा कि लकड़ी को चाबी मानकर एक अच्छा मित्र दरवाजा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। जब वह वापस आता है तो उसका मूड अच्छा होता है और उसका ज्ञान बढ़ चुका होता है। लकड़ी गिनने का मतलब लकड़ी का वह टुकड़ा होता है जिस पर संख्याएं खुदी होती हैं। क्या यह उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का टोकन नहीं था? लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर कैसे जाएं? यह थोड़ा उलझन भरा था। दरवाजा कहाँ था? यह अफसोस की बात थी कि प्राचीन पुस्तक में केवल इसका उल्लेख था। इस तरह के कोई अन्य सुराग नहीं थे। यांगमिंग इस मामले के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। हालांकि वह जिद्दी और अलग थलग था, इसलिए उसने शायद ही कभी दूसरों से मदद मांगी हो। इस पर कुछ सोचने के बाद उसने अगली बार लौटने पर कब्र चोर से विस्तार से पूछने का फैसला किया। आदमी को और भी रहस्य पता होने चाहिए। तभी बाहर से किसी ने ठहाका लगाया। मूल्यांकनकर्ता यांगमिंग, मुझे उम्मीद है कि हमने अलविदा कहे बिना यहाँ आकर आपको परेशान नहीं किया। जब वे बात कर रहे थे तो अकादमी के 2 शिक्षक अंदर आए। वे दोनों यांगमिंग की तरह रैंक 4 के पशु मूल्यांकनकर्ता थे और बहुत सम्मानित थे। ओह, मूल्यांकनकर्ता यांग, मूल्यांकनकर्ता यांग, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? यांगमिंग उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हुए। अकादमी में मूल्यांकनकर्ता यांग और मूल्यांकनकर्ता यांग सौम्य स्वभाव के थे और अन्य प्रशिक्षकों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। दूसरी ओर यांगमिंग का स्वभाव विलक्षण था, जिसके कारण अनिवार्य रूप से दूसरों के साथ टकराव होता था। दूसरी ओर मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता यांग बिल्कुल विपरीत थे। मूल्यांकनकर्ता यान ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में एक छोटी सी बात है। मैंने सुना है कि मूल्यांकनकर्ता यांगमिंग और नए मूल्यांकनकर्ता लिनजिन के बीच लेक्चर हॉल 1 में जो कुछ हुआ था उसके कारण एक छोटा सा संघर्ष हुआ था। यांगमिंग का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मूल्यांकनकर्ता यांग ने भी हंसते हुए कहा, मैंने छात्रों को इस बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी अकादमी के शिक्षक हैं और हम हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए कृपया इतनी छोटी सी बात पर हमारे रिश्ते को खराब न करें। मूल्यांकनकर्ता लिनजिन यहाँ नए हैं, इसलिए अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कृपया उन्हें माफ कर दें। मूल्यांकनकर्ता यांगमिंग। यांगमिंग ने अपना चेहरा सीधा रखते हुए कहा, मुझे मूल्यांकनकर्ता लिनजिन से कोई शिकायत नहीं है। यांगमिंग ने शांत भाव से कहा, मुझे उस मूल्यांकनकर्ता लिनजिन से कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में मैं कल लेक्चर हॉल 1 का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसा आ गया कि मैं नहीं आ सका। इसके अलावा मैं ही वह व्यक्ति था जिसने अपने शिष्य से नोटिस लगाने के लिए कहा था। अगर मेरा शिष्य अज्ञानी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मूल्यांकनकर्ता लिनजिन ने मेरा नोटिस खुद ही फाड़ दिया। मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता यांग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। यांगमिंग का स्वभाव अजीब था और ऐसा लग रहा था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मूल्यांकनकर्ताओं, मैं फिर से कहूंगा, मुझे लिनजिन से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कृपया मुझे फिर से न उकसाएं। मैं यांगमिंग कोई उपद्रवी नहीं हूं और मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया विदा लें। यांगमिंग ने उठकर उन्हें सलाम किया और उन्हें जाने का संकेत दिया। मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता यांग ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराकर माफी मांगी। यांगमिंग को अचानक टेबल पर रखा लकड़ी का बोर्ड याद आ गया। उसने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा और फिर उसे अपनी आस्तीन में रख लिया। लाइक और शेयर करें यूट्यूब चैनल नोबल ही। अकादमी के नियमों के अनुसार आधिकारिक शिक्षक को अकादमी के भीतर ही एक आवास आवंटित किया जाएगा। हेवनली स्पाइरल अकादमी बहुत बड़ी थी और एक स्वतंत्र आंतरिक शहर की तरह दिखती थी। केंद्र में दर्जनों स्वतंत्र हवेलियां थीं और लिनजिन जैसे शिक्षक अपने स्वयं के हवेलियों के हकदार थे। इस तरह न केवल वह अपने छात्रों को यहाँ व्यक्तिगत रूप से पढ़ा सकता था, बल्कि वह यहाँ रह भी सकता था। इसके साथ लिनजिन को अब जियांग तियान और जानवर मूल्यांकनकर्ता से अकादमी के बाहर निवास की तलाश करने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी। लिनजिन के लिए अकादमी में रहना अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित था। वांग शिन के सहायक ने लिनजिन की बहुत मदद की थी। उदाहरण के लिए आंगन की सफाई और साफ सफाई का प्रबंध करना। वह इतना व्यस्त था कि लिनजिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि जब उसके पास समय होगा तो वह वांग शिन को कुछ सुझाव दे सकता है ताकि वह उसका बदला चुका सके। अब चूंकि लिनजिन रैंक 4 का पशु मूल्यांकन करता था, इसलिए वह रैंक 3 के सहायक को संकेत देने के लिए पूरी तरह योग्य था। दोपहर तक वांग शिन का यह मामला लगभग निपट चुका था। उन्होंने लिनजिन को बताया कि अकादमी ने एक विशाल प्रांगण की व्यवस्था की है, जिसमें एक बगीचा और एक विशाल तालाब है। व्याख्यान कक्ष में एक ही समय में 50 छात्र बैठ सकते हैं और हॉल के सामने प्रांगण में दर्जनों आड़ू के पेड़ लगाए गए हैं। जब आड़ू के फूल पूरी तरह खिल जाते हैं तो प्रांगण का दृश्य अकादमी में सबसे बेहतरीन माना जा सकता है।
हालांकि यह आड़ू के फूलों का मौसम नहीं था क्योंकि वे कम से कम अगले 1 या 2 महीने तक नहीं खिलेंगे। फिर भी लिन जिन इस आंगन से काफी संतुष्ट था, क्योंकि आंगन में आड़ू के फूल लगाए गए थे, इसलिए इस जगह का नाम पीच रेजिडेंस रखा गया। लिन जिन को इस जगह से प्यार हो गया था जब उसने इस पर नजर डाली थी। क्योंकि वांग शिन ने किसी को इस जगह को साफ करने का आदेश दिया था, इसलिए पूरा आंगन, घर और बगीचा बेदाग था, खासकर व्याख्यान कक्ष में लकड़ी का फर्श बेदाग था। शिक्षक लिन, अगले 2 महीनों में यहाँ आड़ू के फूल पूरी तरह खिल जाएंगे। तब तक दृश्य शानदार हो जाएंगे और पूरी अकादमी आड़ू के फूलों की खुशबू को महसूस कर सकेगी, वांग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने इस बार वाकई बहुत मेहनत की थी। लिन जिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। मूल्यांकनकर्ता वांग शिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भविष्य में आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। यह एहसान वापस करना था और लिन जिन का वादा कोई मजाक नहीं था। अगर वांग शिन वाकई मुसीबत में पड़ गया तो लिन जिन चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। रहने के लिए जगह मिल जाने से लिन जिन को ज्यादा आराम महसूस हुआ। कम से कम अगले 3 महीने तक रहने के लिए तो जगह मिल ही जाएगी। मास्टर लिन, भविष्य में आप शिष्यों को यहाँ आने और शिक्षा देने के लिए एकत्र कर सकते हैं। जैसे ही वांग शिन ने बोलना समाप्त किया, बाहर से कोई व्यक्ति हंसा। मूल्यांकनकर्ता लिन, मैंने सुना है कि अकादमी ने आपको ये पीच ब्लॉसम निवास सौंपा है। मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। जब मैं पहली बार अकादमी में आया था तो मुझे ऐसा प्रांगण नहीं सौंपा गया था। लिन जिन ने बाहर देखा और मूल्यांकन यान और मूल्यांकन कोयांग को अंदर आते देखा। ये देखकर वांग शिन ने जल्दी से सलामी दी। वे दोनों अकादमी के आधिकारिक शिक्षक थे और रैंक 4 के जानवर मूल्यांकन करता थे। वांग शिन स्पष्ट रूप से स्थिति के मामले में उनसे तुलना नहीं कर सकता था। लिन जिन जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए गया। नमस्कार मूल्यांकनकर्ताओं, लिन जिन ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आखिर चाहे वह मूल्यांकनकर्ता यान हो या मूल्यांकनकर्ता ओयांग, दोनों ने ही पिछले मूल्यांकन के दौरान लिन जिन की बहुत मदद की थी। उन्होंने उसे हरी झंडी भी दी थी। लिन जिन को ये बात अच्छी तरह याद थी। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अब से हम सभी एक ही रैंक के जानवर मूल्यांकनकर्ता होंगे और हम अकादमी में एक साथ पढ़ाएंगे। हमें एक दूसरे का समर्थन और मदद करनी चाहिए, मूल्यांकनकर्ता ओयांग ने हंसते हुए कहा। वह शुरू में थोड़ा संकोची था और इस मुस्कान ने उसके मिलनसार व्यवहार को और बढ़ा दिया। वांग शिन ने जाने की पहल की। लिन जिन ने कहा, मूल्यांकनकर्ता वांग शिन, अगर आपके पास समय हो तो जानवरों के मूल्यांकन की कला पर चर्चा करने के लिए पीच ब्लॉसम निवास पर अधिक बार आना न भूलें। वांग शिन समझ गया कि यह सम्मान का इशारा था। इसके अलावा चूंकि उसने यह बात मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता ओयांग के सामने कही थी, इसलिए यह इन दोनों मूल्यांकनकर्ताओं के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बराबर था। वांग शिन बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। वह संतुष्ट होकर चला गया। लिन जिन भी अभी अभी आया था। हालांकि वह अभी भी कुछ पानी उबालने और अपने मेहमानों को चाय परोसने के लिए एक मंत्र का उपयोग कर सकता था। मूल्यांकक लिन, यह मंत्र अद्भुत है। मूल्यांकनकर्ता यान की नजर बहुत तेज थी। वह बता सकता था कि लिन जिन का जादू भले ही छोटा था, लेकिन यह बहुत बढ़िया था। यह एक बार में ही हो गया था और कोई भी इसे आसानी से नहीं कर सकता था। यह सही है, खासकर यह अग्नि निरोधक मंत्र। यह अद्भुत है, मूल्यांकनकर्ता ओयांग ने तारीफ की। लिन जिन मुस्कुराया। ये बस एक छोटी सी चाल है। शर्मिंदगी के लिए माफी चाहता हूँ। चाय बनाने के बाद उन्होंने आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी। यह एक अद्भुत कहानी थी जिसे बताया जा सकता था। मूल्यांकक लिन, मूल्यांकक ओयांग और मैं मूल्यांकक यांग मिंग से मिलने गए हैं, मूल्यांकक यान ने चाय की चुस्की लेने के बाद कहा। लिन जिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ। मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता ओयांग दयालु लोग थे। उन्होंने आज सुबह व्याख्यान कक्ष में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना होगा और मध्यस्थता करने आए होंगे। इस बारे में बात करते हुए लिन जिन को कोई आपत्ति नहीं थी। वह बस ये जानना चाहता था कि मूल्यांकनकर्ता यांग हमेशा उसे ही क्यों निशाना बनाता था, जबकि उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी। लिन जिन ने यह भी अनुमान लगाया कि मूल्यांकनकर्ता यांग का राक्षसी मूल्यांकनकर्ता के साथ किसी प्रकार का संबंध हो सकता है। बेशक ये सिर्फ लिन जिन का अनुमान था। उसके पास कोई सबूत नहीं था और हो सकता है कि सच्चाई उसके अनुमान से अलग हो। मूल्यांकक लिन, आप यहाँ नए हैं इसलिए आप मूल्यांकक यांग मिंग के गुस्से को नहीं समझ सकते। वह बहुत घमंडी आदमी है और उससे बात करना आसान नहीं है। आपको इसकी आदत हो जाएगी, मूल्यांकक ओयांग ने जोरदार हंसी के साथ कहा। उसने जो कहा उससे लिन जिन को मोटे तौर पर अंदाजा हो गया कि मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग के पास उनकी यात्रा शायद उनके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यह भी संभव था कि मूल्यांकनकर्ता यांग मिंग ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। लेकिन चाहे जो भी हो, वे मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लिन जिन को उन्हें कुछ सम्मान दिखाना पड़ा। लिन जिन ने उन्हें सलाम किया। मूल्यांकनकर्ता, मुझे मूल्यांकनकर्ता यांग से कोई शिकायत नहीं है और हम इससे पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मुझे लगता है कि यह हमारे बीच की गलतफहमी है। यह सही है, यह एक गलतफहमी है। हम सभी अकादमी के शिक्षक हैं और हम भविष्य में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, इसलिए चीजों को अजीब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम मूल्यांकनकर्ता यांग से मिलने गए तो हमने इस बारे में बात की और वह हमसे सहमत थे। ऐसा कहने के बाद मूल्यांकनकर्ता यान ने पीच ब्लॉसम निवास पर नजर डाली और कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन, मैं देख रहा हूं कि आप अभी तक वहां नहीं आए हैं। क्यों न मैं अपने छात्रों से कहूं कि वे आकर आपकी कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने में मदद करें ताकि आपको खुद ही व्यवस्था न करनी पड़े। लिन जिन मूल्यांकनकर्ता यान को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा कि वह इसे खुद संभाल सकता है। चूंकि उसके पास छात्र थे, इसलिए वह इसे अपने नए छात्रों पर छोड़ सकता था। लिन जिन के शब्दों पर मूल्यांकनकर्ता यान ने हार मान ली। मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता ओयांग के जाने से पहले वे तीनों कुछ देर तक और बातें करते रहे। ये जगह बहुत बढ़िया है। मूल्यांकनकर्ता ओयांग और मैं भविष्य में फिर से यहाँ आएंगे। मुझे आश्चर्य है कि मूल्यांकनकर्ता लिन, आपके शतरंज के कौशल कैसे हैं? चलो कभी कोई खेल खेलते हैं। जब तक मूल्यांकनकर्ता यान और मूल्यांकनकर्ता ओयांग आने को तैयार हैं, लिन जिन खुशी से आपके साथ आएंगे। लिन जिन ने हंसते हुए कहा। उन्हें विदा करने के बाद आखिरकार उसके पास पीच ब्लॉसम निवास के चारों ओर देखने का समय था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मूल्यांकनकर्ता यान और अन्य लोग इतने ईर्ष्यालु थे। ये जगह वास्तव में सुंदर थी और जितना अधिक लिन जिन ने इसे देखा, उतना ही उसे यह पसंद आया।
दरवाजा बंद करने के बाद ऐसा लगा जैसे वह अपनी ही दुनिया में था, शांत और इत्मीनान से। लिन जिन पिछवाड़े में बने तालाब के पास टहलते हुए गए। तालाब बहुत बड़ा नहीं था, अकादमी के बाहर की झील से बहुत छोटा था। पानी हल्का हरा और थोड़ा मटमैला था, मछलियों से रहित। लिन जिन तालाब की शांत सतह देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन दोबारा सोचने पर वांग शिन ने बताया कि हालांकि यह पीच ब्लॉसम निवास बहुत सुंदर था, लेकिन इसे अन्य शिक्षकों को आवंटित हुए काफी समय हो गया था। चूंकि यहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए अगर मछलियां भी होती तो कोई भी इसकी देखभाल नहीं करता, इसलिए ये समझ में आता है कि यहाँ मछलियां नहीं थी। हालांकि ये तालाब स्थिर पानी का तालाब नहीं लग रहा था। इसमें कोई अजीब गंध नहीं थी और यह साफ था। मैं किसी और दिन वहां कुछ मछलियां डालूंगा, लिन जिन ने खुद से कहा। लिन जिन ने खुद से कहा। जैसे ही वह जाने वाला था, तालाब की सतह पर एक लहर दिखाई दी। लिन जिन ने अपनी आंख के कोने से ये देखा और तुरंत देखने के लिए मुड़ा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन लहर तो थी ही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तालाब में कंकड़ फेंक दिया हो। लिन जिन कोई औसत जानवर मूल्यांकन करता नहीं था। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं और उस पल में उसने स्पष्ट रूप से एक हल्की आभा को महसूस किया। राक्षस आभा। अगर लिन जिन को अपनी नाक पर इतना भरोसा न होता तो शायद वह सोचता कि यह महज एक भ्रम है। स्पष्ट नहीं, लिन जिन को अन्य चीजों के बारे में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन वह कभी भी राक्षस आभा के बारे में गलत नहीं सोचेगा। जिस साधना पद्धति से उसने साधना की, उसमें एक छिद्र था जो उसे ऊर्जा प्रसारित करने की अनुमति देता था। उसने पहले ही अपने छिद्र को जागृत कर लिया था, खासकर जब राक्षस आभा की बात आती थी। जब तक राक्षस आभा का एक संकेत भी था, वह उसकी नाक से बच नहीं सकता था। अकादमी में राक्षस आभा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई, लिन जिन ने खुद से कहा। बेशक वह उत्सुक था। आखिरकार ये स्वर्गीय जेड अकादमी थी। यहाँ 20 से ज्यादा रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता और सैकड़ों रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता थे। ये सभी विशेषज्ञ थे और उनमें से किसी के पास रैंक 3 पालतू जानवर था। रैंक 4 पालतू जानवरों के साथ और भी बहुत से थे। ये सोचना कि यहाँ राक्षस आभा और राक्षस छिपा हुआ था। लिन जिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह राक्षस बहुत साहसी था। लिन जिन ने जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने छलावरण का उपयोग करके वापस आकर दूर से तालाब का निरीक्षण किया था। कुछ ही देर बाद लिन जिन ने तालाब के तल से एक मछली की आकृति धीरे धीरे निकलती देखी। फिर एक बड़ी हरी पपड़ी वाली मछली ने अपना सिर बाहर निकाला। यह एक काप थी, लेकिन ये लिन जिन द्वारा देखी गई सबसे बड़ी मछली थी। इसका शरीर ही 5 फीट से ज्यादा लंबा था। तार्किक रूप से कहें तो इस आकार के तालाब में इतनी बड़ी मछली नहीं रह सकती थी। इसके अलावा यह एक काप था जिसमें पहले से ही राक्षसी आभा थी। इसकी क्या योजना है? लिन जिन अब उत्सुक था। उसके मन में कई सवाल थे। उदाहरण के लिए, ये काप आत्मा स्वर्गीय जेड अकादमी में कैसे जीवित रही? आखिरकार ये जगह विशेषज्ञों से भरी हुई थी। भले ही वह 1 या 2 दिन के लिए छिप जाए, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह हमेशा के लिए बिना पकड़े रह सके। अकादमी में रैंक 4 के जानवर मूल्यांकन करता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता था, लेकिन लिन जिन को कोई जल्दी नहीं थी। जैसे कि उसने अभी अभी कुछ मजेदार खोज लिया हो, वह डिकोडिंग प्रक्रिया का इंतजार करने लगा। आखिरकार लिन जिन के लिए इस काप दानव की ताकत कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह केवल रैंक 3 पर है। अगर लिन जिन चाहे तो इसे मिनटों में वश में कर सकता है या मौके पर ही मार भी सकता है। काफी देर बाद लिन जिन ने दूर से एक सांप को आते देखा। सफेद शल्क वाला सांप 7 फीट लंबा था और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। देखा जा सकता था कि सफेद शल्क वाले सांप का शरीर काफी मोटा था और उसके पेट में कुछ छिपा हुआ था। सफेद सांप तैरकर किनारे पर आ गया। जब पानी में मौजूद काप ने सफेद सांप को देखा तो उसने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे बहुत सारा पानी उछल गया। ऐसा लग रहा था कि काप आत्मा इस सफेद सांप के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। जल्द ही लिन जिन को इसका कारण पता चल गया। सफेद सांप ने अपना मुंह खोला और कुछ चूहे बाहर थूक दिए। इन चूहों को सफेद सांप ने कुछ समय पहले ही निगल लिया होगा। हालांकि वे मर चुके थे, फिर भी वे ताजे थे। बड़ी काप ने अपना मुंह खोला और उन्हें कुछ ही बार में निगल लिया। वह खाने की कोशिश कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उसे खाना खिलाने वाला एक सांप था। इस सफेद सांप में जरूर कुछ बुद्धि थी, वरना ये काप स्पिरिट को खिलाने नहीं आता। हालांकि इसे राक्षस नहीं माना जा सकता था। खेती के मामले में ये काप स्पिरिट से कहीं कमतर था। शायद काप का मन भर गया था, इसलिए वह अपने मोटे शरीर को हिलाते हुए छोटे से तालाब में तेजी से तैरने लगा। फिर वह बोला। लिन जिन को आश्चर्य नहीं हुआ। तीसरी श्रेणी का काप दानव साधना के मामले में बुरा नहीं था। यह जेड ड्रैगन मो के समान था, क्योंकि इसने पहले ही अपनी ह्यूइड हड्डी को परिष्कृत कर लिया था, लेकिन इसे ट्रांसफिग्रेशन तकनीक का पता नहीं था। आमतौर पर इस तरह का जानवर अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, काप आत्मा का एक मास्टर था। चाहे वह आधिकारिक प्रशिक्षुता हो या आकस्मिक मार्गदर्शन, इसका मार्गदर्शन करने के लिए एक विशेषज्ञ अवश्य रहा होगा। संयोगवश अकादमी में विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। इसके विपरीत सफेद सांप में सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि थी। न तो उसमें कोई साधना थी और न ही उसने अपनी ह्यूइड हड्डी की खेती की थी, इसलिए उसका क्षेत्र काप आत्मा से बहुत नीचे था। काप आत्मा के शब्द स्पष्ट थे, मानो वह मुंह में पानी लेकर बोल रही हो। बाय लिन, चूंकि तुम मुझे हर दिन स्वादिष्ट भोजन देते रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखाऊंगा। ध्यान से सुनो। तुम दाव में प्रवेश कर पाओगे या नहीं, यह मुझे नहीं पता। यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। काप आत्मा शांत और सहज थी। इस समय उसने वास्तव में दाव के बारे में बात करने के लिए अपना मुंह खोला। यह संभवतः राक्षसों के लिए सबसे बुनियादी साधना पद्धति थी। यह बिल्कुल भी गहन नहीं थी। लिन जिन के हाथों में मौजूद पशु ऊर्जा संरचना के पूरे 5 भागों की तुलना में यह अविश्वसनीय रूप से अपरिष्कृत थी। इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। हालांकि सफेद सांप काप आत्मा की बातों से मंत्रमुग्ध था। उसने स्पष्ट रूप से चेतना प्राप्त कर ली थी और वह मानव भाषा को समझ सकता था। बड़ी काप ने बहुत देर तक भिनभिनाते हुए कहा, अभी के लिए बस इतना ही। अगर तुम अगली बार और सुनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ खाने को लाना होगा। शिक्षक ने कहा है कि मुझे झील में मछली खाने की अनुमति नहीं है और झींगा भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम ही एकमात्र ऐसी चीज हो जो मेरा पेट भर सकती हो। यह स्पष्ट रूप से एक शिकायत थी। इस वाक्य से यह देखा जा सकता है कि बड़ी काप और सफेद सांप के बीच संबंध खराब नहीं थे। बेशक वे भी वही ले रहे थे जो उन्हें चाहिए था।
बड़ी काप को अपना पेट भरने के लिए अधिक खाने की जरूरत थी, जबकि सफेद सांप खेती करना चाहता था और खेती के माध्यम से मार्ग में प्रवेश करना चाहता था। इसके अलावा लिन जिन ने एक और महत्वपूर्ण बात सुनी। काप आत्मा ने एक शिक्षक का उल्लेख किया। दूसरे शब्दों में, जैसा कि लिन जिन ने अनुमान लगाया था, उसका एक गुरु था। इसके अलावा ये तालाब अकादमी में बड़ी झील से जुड़ा हुआ था। ये वाकई आश्चर्यजनक था। बेशक इसे सत्यापित करना मुश्किल नहीं था, उन्हें बस पानी में जाकर देखना था। दूसरे शायद ऐसा न कर पाए, लेकिन लिन जिन के पास जल भंडार कवच था जिससे वह अपने आसपास के पानी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। इसलिए यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लिन जिन ने सफेद सांप और काप आत्मा को परेशान नहीं किया। सख्ती से कहें तो यह तालाब काप का घर था और सफेद सांप दाव के मार्ग को समर्पित था। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया था, इसलिए लिन जिन बिना किसी कारण के उन्हें परेशान नहीं करेगा। तभी काप आत्मा ने कहा, बाय लिन, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अकादमी से एक शिक्षक आज पीच ब्लॉसम ए बोर्ड में रह रहा है। वह काफी युवा है और मैंने पहले भी उस पर नजर डाली है। जब तुम यहाँ फिर से आओ तो सावधान रहना। किसी को भी तुम्हें देखने मत देना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, भले ही वह तुम्हें मार डाले। वह वास्तव में सफेद सांप को सावधान रहने की सलाह दे रहा था। सफेद सांप समझ गया, इसलिए उसने तैरने से पहले बार बार सिर हिलाया। बड़ी काप ने भी पानी में गोता लगाने से पहले कुछ बुलबुले बनाए और बिना किसी निशान के गायब हो गई। लिन जिन ने अपना छद्म आवरण हटा दिया। वह एक ही समय में उत्सुक और खुश था। लिन जिन ने इस तालाब की जांच करने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि क्या ये सच में अकादमी की बाहरी झील से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी समय नहीं था। अपनी तेज सुनने की क्षमता के कारण लिन जिन को पहले से ही पीच ब्लॉसम एबोर्ड के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ली शिंकी और उनके छात्र आ चुके हैं। छात्रों को शिक्षकों के आवास की सफाई की जिम्मेदारी दी जाती थी। ये हेवनली जेड अकादमी का नियम था। इसके अलावा छात्रों को अपने शिक्षकों के भोजन और रहने की व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ता था। उन्हें अपने शिक्षकों के आंगन में रहने की भी अनुमति थी। लिन जिन आखिरकार हेवनली जेड अकादमी में बस गए। दोपहर में लिन जिन ने ली शिंकी और ली युवानकिंग को एक व्याख्यान दिया। चूंकि वे उनके छात्र थे, इसलिए लिन जिन को उनके लिए जिम्मेदार होना पड़ा। व्याख्यान से पहले उन्हें उनकी परिस्थितियों को समझना था ताकि वह उन्हें लक्षित पाठ दे सके। व्याख्यान के मध्य में फैन युआन नामक छात्र ने अंततः लिन जिन को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उत्सुकतावश लिन जिन ने उससे पूछा कि उसने आज सुबह लिन जिन को अपना गुरु क्यों नहीं माना। किताबी कीड़ा फैन युआन ने धीरे से उत्तर दिया कि वह लिन जिन को अपना गुरु मानना चाहता था, लेकिन अस्वीकार किए जाने से डरता था, इसलिए झिझक रहा था। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने आखिरकार यहाँ आने का साहस जुटाया। फैन युआन एक अकेला और जिद्दी छात्र था। वह तेज तर्रार या होशियार किस्म का नहीं था, लेकिन उसके जैसे लोगों के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान था। इसके अलावा फैन युआन के पास एक अच्छी नींव थी, इसलिए लिन जिन ने उसे अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने फैन युआन से कहा कि वह केवल 3 महीने तक पढ़ाएंगे। दोपहर में लिन जिन ने गू मिंगजो की तलाश के लिए अकादमी से कुछ समय निकाला। एक तरफ वह उसे यहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहता था और दूसरी तरफ वह ये भी देखना चाहता था कि गू मिंगजो आगे क्या करने की योजना बना रहा है। आखिरकार अब से लिन जिन का मुख्य ध्यान अकादमी पर ही रहेगा। मैं कुछ दिनों के लिए स्वर्गीय जेड सिटी में रहकर मार्शल शास्त्र का अध्ययन करने की योजना बना रहा हूँ। मैं किसी और चीज से परेशान नहीं हो सकता। जो बीत गया सो बीत गया। गू मिंगजोग अब काफी लापरवाह था। वह उस हताश और उदास से पूरी तरह अलग था जैसा लिन जिन ने उसे पहले देखा था। यह स्पष्ट था कि गू मिंगजोग अपने शिक्षक द्वारा अस्वीकृत किए जाने के सदमे से बाहर आ चुका था। यह अच्छी बात थी। रास्ते में लिन जिन का अनुनय व्यर्थ नहीं गया था। बेशक यह मार्शल पवित्र शास्त्र के कारण भी हो सकता है। यह 100 साल पुराने मार्शल संत द्वारा लिखित एक मार्शल मैनुअल था। यह वास्तव में अतुलनीय रूप से गहरा था। हालांकि अगर गू मिंगजोग रैंक 4 बीस्ट के साथ मिलकर तलवार की तकनीकों को पूरी तरह से समझ सकता है, तो गू मिंगजोग निश्चित रूप से उस समय एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बनने में सक्षम होगा। चूंकि मामला ऐसा ही था, लिन जिन को राहत मिली। जब वे अकादमी लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। ली शिंकी, शेन चियुए और यू दाइवेई सभी लड़कियां थीं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से रात भर नहीं रुक सकती थीं। भले ही वे तैयार हों, लिन जिन सहमत नहीं होंगे। ली युवानकिंग, यू यून और वांग पिंग वहां रहने को तैयार थे। लेकिन जब एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र फैन युआन ने वहां रहने की पेशकश की, तो बाकी लोग भी वहां रहने को राजी हो गए। खैर, यह तब तक पर्याप्त था जब तक उनमें से कोई एक अपने शिक्षक की देखभाल करने के लिए पीछे रह जाता। किसी भी स्थिति में फान युआन सबसे अच्छा उम्मीदवार था। गुरुजी, गर्म पानी और पैर रखने का बेसिन तैयार है। जब लिन जिन गहरी सोच में डूबे हुए थे, फैन युआन उनके पास आया और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी। वह चाहती थी कि वह अपने पैर भिगोए। लिन जिन को पहले कभी ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बिस्तर पर जाने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोना एक सुखद अनुभव था। दोपहर में लिन जिन ने अपने छात्रों को जो पाठ पढ़ाया वह काफी गहरा था। कम से कम उनके वर्तमान स्तर पर उनके लिए सब कुछ पचाना आसान नहीं था। फैन युआन एक बहुत ही होशियार छात्र था। हालांकि वह शब्दों के साथ अच्छा नहीं था और एक बेवकूफ की तरह था, लेकिन वह केवल सीखने और शोध के अलावा अन्य चीजों तक ही सीमित था। सीखने के मामले में वह बहुत प्रतिभाशाली था। एक दिन की बातचीत के बाद लिन जिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे। शुरू से ही वह लिन जिन से आज के व्याख्यान की विषय वस्तु के बारे में पूछ रहा था। लिन जिन सवालों से परेशान नहीं हुआ और उसने उसे विस्तार से समझाया। जैसे जैसे रात गहराती गई, लिन जिन ने फैन युआन से कहा कि वह थोड़ा आराम कर ले। फैन युआन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेटने के बाद उसे थकान की लहर महसूस हुई और वह गहरी नींद में सो गया। अपने हाथ की एक लहर से लिन जिन ने एक सुई अपनी आस्तीन में रख ली। उसे अभी भी सीनियर मो को रात में साधना के बारे में सिखाना था, इसलिए फैन युआन के लिए रात को अच्छी नींद लेना बेहतर था। फैन युआन ने पहले अपने एक्यू पॉइंट्स को छेदने वाली सुई पर ध्यान भी नहीं दिया था। लिन जिन की मौजूदा क्षमताओं के साथ उसके लिए उस आदमी को पूरी रात अच्छी नींद दिलाना मुश्किल नहीं था। सीनियर मो पूरे दिन से खुद को रोके हुए था। अब वह शांति से लेटा हुआ था। उसे साधना शुरू किए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। हालांकि उसकी नींव दूसरे पालतू जानवरों से बहुत बेहतर थी, लेकिन उसकी साधना की सामग्री अभी भी बहुत बुनियादी थी। लिन जिन चाहते थे कि सीनियर मो जानवर ऊर्जा गठन के पहले भाग को पूरी तरह से समझ ले। इसमें कई भाग ऐसे थे जो सीनियर मो को समझ में नहीं आए, इसलिए उसने प्रश्न पूछे और लिन जिन ने उनका उत्तर दिया।
रात के आसमान के नीचे पीच ब्लॉसम रेसिडेंस के अंदर फैंग युआन बगल के कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, जबकि लिनजिन आंगन में क्रॉस लेग करके बैठा था, सीनियर मो के सवालों का जवाब दे रहा था। यह एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। हालांकि किसी समय एक छोटा सा सफेद सांप दूर एक पेड़ के नीचे छिपकर चुपचाप बातें सुन रहा था। पास के तालाब में बुलबुले फूट रहे थे और एक बड़ी काप मछली भी हल्की सी दिखाई दे रही थी। शाही राजधानी में कहीं जो विंग, जो मानव रूप में एक राक्षस जैसा दिखता था, सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहा था। उसका शरीर भी थोड़ा कांप रहा था। उसके बगल में एल्डर ये ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। एल्डर ये का सांप का डंडा भी आज्ञाकारी था। जिस छोटे से घर में वे थे वह तियानिक्सुआन इंपीरियल सिटी में राक्षसी मूल्यांकन संघ के गुप्त ठिकानों में से एक था। कोई भी साधारण व्यक्ति यह नहीं जान सकता था कि इस साधारण से घर में ऐसा रहस्य छिपा हुआ था। जो विंग और एल्डर ये के सामने काले रंग की पोशाक पहने एक आदमी खड़ा था। इस आदमी का शरीर औसत दर्जे का था और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचानना मुश्किल हो रहा था। हालांकि ये वह व्यक्ति था जिसने जो विंग और एल्डर ये जैसे विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था। जो विंग ने पिछली रात हॉल मास्टर चू और यंग मास्टर गुई के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया था। उसके अलावा एल्डर ये ने भी समय समय पर अपनी बात रखी। उस मामले में चूची ही वह व्यक्ति था जिसने उस रात जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए तुम्हें बुलाया था। काले लबादे वाले आदमी की आवाज गहरी थी और इससे वे असहज हो गए। हाँ, एमएस ब्लैक। हालांकि हॉल मास्टर चू अगले दिन नहीं दिखा। बाद में ही हमें पता चला कि वह, जो विंग ने सावधानी से कहा, उनके सामने काले वस्त्र पहने व्यक्ति डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन का दूत ब्लैक था। उसके नीचे काले और सफेद दूत थे। दूत काले का स्थान दूत सफेद से भी ऊंचा था। यहाँ तक कि जो विंग जैसा क्रूर बर्बर व्यक्ति जो केवल चिल्लाना जानता था, दूत काले के सामने एक आज्ञाकारी छात्र से अलग नहीं था। बेशक जब एल्डर ये बड़े थे तब डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन वरिष्ठता का सम्मान नहीं करता था। एमएस ब्लैक के सामने किसी की वरिष्ठता का फायदा उठाने की कोशिश करना आत्महत्या थी। ये देखकर कि दूत गहरी सोच में था, एल्डर ये ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रभु दूत, चाहे वह कोई भी हो या कोई भी कारण हो, जो कोई भी राक्षसी मूल्यांकन संघ के सदस्य को मारने की हिम्मत करता है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो विंग और मैं मदद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए प्रभु दूत तो बस आदेश दें। एमएस ब्लैक ने हंसते हुए कहा, आप दोनों बहुत वफादार हैं। मैं इस मामले पर काम कर रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा कि किसी ने जानकारी लीक कर दी है, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं है। जो विंग और एल्डर ये को पसीने आ गए। अगर कोई था जिसने जानकारी लीक की तो वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस समय मौजूद था। मौजूद 4 लोगों में से 2 मर चुके थे और सिर्फ वे 2 ही बचे थे। अगर एमएस ब्लैक को उन पर शक होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एमएस ब्लैक को उन पर संदेह नहीं था। यह अच्छी बात थी, वे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने आपके बेटे और चूची को मारा है वह लिनजिन है, काले दूत ने अचानक कहा। जो विंग और एल्डर ये दंग रह गए। क्या ये जेड ड्रैगन किंगडम में लिनजिन नहीं है? हॉल मास्टर चू ने हमें उससे निपटने के लिए यहाँ बुलाया है, जो विंग ने कहा। वो लिनजिन कुछ दिन पहले तियानिक्सुआन शहर में आया था। तुम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह पहले से ही चूची और तुम्हारे बेटे पर नजर गड़ाए हुए है। उसने पहला कदम भी उठा लिया है। ब्लैक एमिस्ट्री की आवाज में गुस्सा था। इस पर जो विंग और एल्डर ये को पता चला कि अब अपना रुख व्यक्त करने का समय आ गया है। उन्होंने तुरंत सिर झुकाया और कहा, लॉर्ड ब्लैक एमिस्ट्री, हम हॉल मास्टर चू का बदला लेने के लिए अभी लिनजिन को मार देंगे। तुम उसे नहीं मार सकते। लिनजिन कमजोर नहीं है। चूची को भूल जाओ, तुम्हारे बेटे की मार्शल आर्ट की कला असाधारण है। इसके अलावा उसके गुरु शी युवानदाओ की भी मृत्यु हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि शी युवानदाओ को मारना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। लिनजिन के लिए उन दोनों को एक साथ हरा पाना संभव है। उसके पास कुछ ऐसी तरकीबें होनी चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते। जो विंग और एल्डर ये ने ये सुनकर गहरी सांस ली। शी युवानदाओ और अन्य लोग जानते थे वह एक प्रसिद्ध खलनायक विशेषज्ञ था। सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट की साधना के आधार पर उसे शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता था। सीधे टकराव में जो विंग और एल्डर ये जानते थे कि वे शी युवानदाओ का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके जैसे योद्धा ऋषि की मृत्यु कैसे हो सकती है? लिनजिन स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जो विंग और एल्डर ये ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। चीजें उनकी उम्मीदों से परे हो गई थी। आपको लिनजिन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे मेरे पास छोड़ दो, काले दूत ने कहा। जो विंग और एल्डर ये ने जल्दी से उसकी चापलूसी की। लॉर्ड ब्लैक एमिस्ट्री के यहाँ होने से लिनजिन निश्चित रूप से मर चुका है। उसकी क्षमताओं को देखते हुए वह आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, लॉर्ड ब्लैक एमिस्ट्री। काले दूत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरी चापलूसी करना बंद करो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो काम करवा सके, न कि ऐसे लोग जो सिर्फ मेरी चापलूसी करना जानते हो। अगर तुम काम नहीं करवा सकते तो तुम्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनके हाव भाव बदल गए। वे स्पष्टतः बुरी तरह भयभीत हो गए थे। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसमें असफल नहीं होना चाहिए। इस समय ब्लैक एमिस्ट्री उनके पास आया और उनके कानों में फुसफुसाया, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत जुलू देश के लिए रवाना हो जाएं। निर्देश देने के बाद जो विंग और एल्डर ये के हाव भाव कुछ बार बदले। फिर उन्होंने एक साथ झुककर कहा, लॉर्ड ब्लैक एमिस्ट्री, कृपया निश्चिंत रहें। हम इस मामले का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। याद रखो, तुम कोई गलती नहीं कर सकते। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम दोनों निश्चित रूप से मर जाओगे। ब्लैक एमिस्ट्री की आवाज में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। वे दोनों जल्दी से सहमत हो गए और उसी रात शहर छोड़कर जुलू देश की ओर चल पड़े। इस साधारण घर में केवल ब्लैक एमिस्ट्री ही बचा था। उसने खुद से कहा, मुझे लिनजिन को खुद मारने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक चाकू उधार चाहिए। रात धीरे धीरे गहराती गई। पीच ब्लॉसम हाउस के अंदर सीनियर ड्रैगन मो अभी भी व्याख्यान में तल्लीन थे। यह उस समय से अलग था जब वे सड़क पर थे। यहाँ शांति थी और उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। वे दाव के गहन रहस्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते थे। ये देखकर कि सीनियर मो गहरी सोच में डूबे हुए थे, लिनजिन ने उन्हें परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह धीरे से उठे और दूसरी तरफ देखने लगे। जब वे पहुंचे तो लिनजिन ने पहले ही सफेद सांप और बड़ी काप को देख लिया था। इसके अलावा छत पर एक चील बैठी थी और आंगन की दीवार पर एक सारस बैठा था।
चील शायद बस वहां से गुजर रही थी। जहां तक सारस की बात है, लिन जिन ने उसे दिन में देखा था। यह एक जंगली पक्षी था जिसे अकादमी ने झील में पाला था। वास्तव में उनमें से काफी संख्या में थे। लिन जिन को उम्मीद नहीं थी कि जब वह सीनियर मो को खेती पर व्याख्यान दे रहा था तो इन 4 बिन बुलाए मेहमानों को आकर्षित करेगा। सीनियर मो की तरह ही ये 4 बिन बुलाए मेहमान भी इस समय गहरी सोच में डूबे हुए थे। इसके आधार पर लिन जिन को पता चल गया कि ये चारों कोई साधारण लोग नहीं थे। कम से कम वे मानव भाषा तो समझ सकते थे, अन्यथा वे इस तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते। लिन जिन को बड़ी काप की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास कुछ सिद्धि और साधना थी। मछली के अनुसार उसका एक गुरु था। सफेद सांप मछली का मित्र था और दाव को समर्पित था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह मानव भाषा समझ सकता था। जहां तक बड़ी क्रेन की बात है, वह लंबे समय से इस अकादमी में रह रही थी। वह हर दिन किताबों और विद्वानों की आवाजें सुन सकती थी, इसलिए ये समझ में आया कि उसने चेतना प्राप्त कर ली थी। हालांकि इस बात का लिन जिन के शब्दों को समझ पाना वास्तव में भाग्य ही था। लिन जिन ने अनुमान लगाया कि पक्षी वहां से गुजर रहा होगा और उसने उसका व्याख्यान सुन लिया होगा, इसलिए वह सुनने के लिए रुक गया और गहरी सोच में डूब गया। ये किस्मत है कि तुम सब मेरी बात सुन और समझ सकते हो। लिन जिन ने उन्हें परेशान नहीं किया। जैसा कि उसने कहा था, ये किस्मत थी। ठीक वैसे ही जैसे शांग र लोमड़ी के बच्चों का एक घोंसला लेकर आया था और पहाड़ों में गहरे ताओवादी मंदिर से दाव की आवाजें सुनी थी। उस समय अंदर के लोगों ने शांग र और अन्य लोगों को देखा होगा, लेकिन उन्हें भगाया नहीं होगा। इसके बजाय वे हर दिन उपदेश देना जारी रखते थे। इस तरह शांग र ने चेतना प्राप्त की और एक इंसान के रूप में विकसित हुआ। यदि अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं तो लिन जिन भी ऐसा कर सकते हैं। रात बहुत लंबी हो गई है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। फैन युआन के खर्राटों को सुनकर लिन जिन केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकता था। चांद की ओर देखते हुए वह विलाप करना जारी रखने वाला था जब उसने किसी को ये कहते हुए सुना, चूंकि मूल्यांकनकर्ता लिन सो नहीं सकता तो क्यों ना हम बात करें। कौन है भाई? लिन जिन चौंक गया। वह पहले से ही अपनी इंद्रियों और मानसिकता को बढ़ा रहा था, अन्यथा वह सफेद सांप, काप, क्रेन और चील को पहचान नहीं पाता। लिन जिन को बाहर का क्षेत्र भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे नहीं लगा कि वहां कोई है। यहां तक कि अब भी जब वह किसी को बात करते हुए सुन सकता था, तब भी लिन जिन दूसरे पक्ष की आभा को महसूस नहीं कर सकता था। धत्तेरी की, लिन जिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की किसी घटना का सामना नहीं किया था। सौभाग्य से उनके अनुभव ने उन्हें शांत होने में मदद की थी। भले ही वह घबरा रहे थे, फिर भी वह शांत होने का दिखावा कर सकते थे। लिन जिन के सवाल के बाद उसने अपने पीछे एक हल्की खांसी की आवाज सुनी। मेरे पीछे। लिन जिन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। लिन जिन ने इस बूढ़े आदमी को पहले भी देखा था। वह उससे कल रात बीस्ट इवैल्यूएशन हॉल में मिला था। उस समय बूढ़े आदमी ने लिन जिन से बीस्ट इवैल्यूएशन के बारे में पूछा था, लेकिन लिन जिन ने उसे बेवकूफ बना दिया था। उस समय लिन जिन ने अनुमान लगाया था कि यह बूढ़ा आदमी अकादमी का एक शक्तिशाली वरिष्ठ है। अब ऐसा लग रहा था कि यह सच था। बूढ़ा आदमी चाल में बेजोड़ था और कोई आभा नहीं छोड़ रहा था। लिन जिन ने यह भी नहीं देखा कि वह लिन जिन के पीछे खड़ा था। ये काम नहीं चलेगा। इस डर से भविष्य में कोई रहस्य उजागर नहीं होगा। मूल्यांकनकर्ता लिन, चूंकि आप सो नहीं सकते तो क्यों ना हम चांद की ओर मुंह करके बात करें। बूढ़े आदमी ने फिर से आमंत्रित किया। लिन जिन ने उसे मना नहीं किया। वह भी इस बूढ़े आदमी के बारे में उत्सुक था। तो फिर चलो बात करते हैं। क्या डरने की कोई बात है? मैं लिन जिन हूँ। मैं आपको कैसे संबोधित करूँ, बूढ़े साहब? लिन जिन ने शांति से सलाम किया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अभिवादन का जवाब दिया। मेरा उपनाम शू है। पीच ब्लॉसम रेसिडेंस के अंदर लिन जिन ने चाय का एक और बर्तन बनाया। उसने रात की ओस को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और चायदानी खोली। अंदर की चाय की पत्तियां वांग शिन द्वारा लाई गई थीं। वे अच्छी गुणवत्ता की थीं और लिन जिन को वे पसंद आईं। वे सबसे अच्छी चाय भी थी जो वह अपने मेहमानों को परोस सकता था। बुजुर्ग व्यक्ति ने ज्यादा मीन मेख नहीं निकाली और एक घूंट पी लिया। तभी तालाब से पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनाई दी। उसी समय किसी ने आवाज लगाई, शिष्य किंग लिन, आपको नमस्कार गुरुजी। लिन जिन को पता था कि यह तालाब में मौजूद बड़ी काप मछली थी जो बोल रही थी। ये स्पष्ट रूप से अपनी कल्पना से बाहर आ गया था। हालांकि लिन जिन को आश्चर्य हुआ कि बड़ी काप वहां से नहीं गई थी और उसने बात करने की पहल भी की थी। अध्यापक। लिन जिन ने बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और उन्हें पता चला कि बड़ी काप पालन की विधियां किसने सिखाई थी। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी काप मछली वहां से नहीं गई। सफेद सांप, दीवार पर बैठा बड़ा सारस और छत पर बैठा बाज भी वहां से नहीं गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं उब गया था, इसलिए मैंने देखा कि अकादमी की झील में यह बड़ी काप काफी बुद्धिमान थी, इसलिए मैंने इसे कुछ खेती के तरीके सिखाए। मूल्यांकनकर्ता लिन ने मुझे जो सिखाया है उसकी तुलना में यह बहुत कम है। लिन जिन का दिल धड़क उठा। तो ये बुजुर्ग आदमी इस दौरान चुपके से सब कुछ सुन रहा था। कम से कम वह तब यहाँ था जब लिन जिन सीनियर मो को उपदेश दे रहे थे। दूसरे शब्दों में, उसने लिन जिन के जानवर ऊर्जा गठन को सुन लिया था। हालांकि इस बुजुर्ग व्यक्ति की साधना अथाह थी और उसकी आभा छिपाने की तकनीक पूर्णता के शिखर पर थी। लिन जिन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। अकादमी के मूल्यांकनकर्ता वांग शिन ने कहा कि पीच ब्लॉसम निवास आमतौर पर अकादमी के शिक्षकों को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन यह एक अपवाद है। क्या इसका आपसे कुछ लेना देना है, मिस्टर शू? लिन जिन ने पूछा, क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आया। वांग शिन ने वास्तव में उल्लेख किया था कि पीच ब्लॉसम निवास को लंबे समय से किसी को भी नहीं सौंपा गया था। यह आश्चर्यजनक था कि इस बार लिन जिन जैसे नए शिक्षक को नियुक्त किया गया था। बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन वाकई बहुत होशियार है। मैं कभी कभी थोड़े समय के लिए पीच ब्लॉसम रेजिडेंस में आता हूँ। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह एक स्वीकार उक्ति थी। लिन जिन हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो वह आदमी उस पर एहसान कर रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए था। आखिरकार वे इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद लिन जिन अचानक अपनी उलझन से बाहर आ गया। कल उस आदमी ने बताया कि वह जानवरों के मूल्यांकन कौशल का आदान प्रदान करना चाहता था। शायद ये भी इसीलिए था। कल मूल्यांकनकर्ता लिन ने जानवर मूल्यांकन मंडप में एक जानवर को छुआ और उसकी आत्मा ऊर्जा अपने आप प्रसारित हो गई। यह एक अनोखी जानवर मूल्यांकन विधि होनी चाहिए।
मैंने इसके बारे में एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा है और कुछ समय तक इसका अध्ययन किया है, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ नहीं सीखा। इसलिए मैं मूल्यांकनकर्ता लिन से सलाह मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मार्गदर्शन में कंजूस नहीं होंगे। मिस्टर शू बहुत सीधे थे। लिन जिन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह आदमी किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन सख्ती से कहें तो यह मूल्यांकन का तरीका नहीं था। इसके बजाय वह जानवरों का मूल्यांकन करने के लिए घातक जानवरों के संग्रहालय का उपयोग कर रहा था। इसलिए उनके पास इस बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह इसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकता था। दूसरे पक्ष को इसकी भनक लग गई होगी। अगर वह कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है तो वह झूठ बोल रहा होगा। इसलिए जनता को गुमराह करना तथा संख्या बढ़ाने के लिए अन्य समान मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना सबसे अच्छा था। यह विचार केवल क्षण भर के लिए ही चला, इससे पहले कि लिन जिन ने एक पशु मूल्यांकन विधि के बारे में सोचा। जानवरों के मूल्यांकन के 6 तरीकों में से एक विशेष स्पर्श विधि थी। लिन जिन का दिमाग तेजी से घूम गया और उसने कहा, श्रीमान शू, ईमानदारी से कहूं तो मैं जानवरों के मूल्यांकन के 6 तरीकों में से केवल सबसे बुनियादी स्पर्श विधि का उपयोग कर रहा हूं। मैंने इसे बस थोड़ा संशोधित किया है। अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए लिन जिन ने इस तात्कालिक सुधार विधि को समझाया। बेशक यह विधि तुलना से परे सरल थी। यह एक किताब या इसके बारे में एक विशेष व्याख्या लिखने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। श्री शू ने ध्यान से सुना। कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, सफेद सारस इधर आओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दीवार पर बैठी बड़ी क्रेन नीचे कूद पड़ी और श्री शू के सामने आदरपूर्वक झुक गई। श्री शू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने सफेद सारस को छुआ, उनकी उंगलियों से आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। ओह, यह सचमुच आश्चर्यजनक है, श्री शू ने प्रशंसा की। मिस्टर शू ने प्रशंसा में कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन जिन के निर्देशों का पालन किया था और इसे स्वयं आजमाया था। यह पहली बार था जब लिन जिन ने इसके बारे में सुना था और वह इसे तुरंत आजमाने में सक्षम था। यह एक उल्लेखनीय तकनीक थी, खासकर तब जब लिन जिन को पता था कि यह केवल एक सिद्धांत, एक संभावना थी। यहां तक कि लिन जिन ने खुद भी इस मूल्यांकन पद्धति को पहले कभी नहीं आजमाया था। यह संभव था कि यह केवल सैद्धांतिक अस्तित्व था, किसी के लिए भी इसका वास्तविक उपयोग करना असंभव था। फिर भी श्री शू सफल हो गए थे। आखिर यह आदमी कौन था? अगले ही पल लिन जिन ने श्री शू द्वारा बढ़ाए गए हाथ की आस्तीन पर जानवर के पैटर्न को देखा। 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 पशु पैटर्न थे। उस क्षण लिन जिन अचंभित रह गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आस्तीन पर 5 जानवरों के पैटर्न होने का मतलब था कि वह रैंक 5 का जानवर मूल्यांकन करता था। यह सोचना कि तियानिक्सुआन साम्राज्य में वास्तव में रैंक 5 जानवर मूल्यांकन करता था, लिन जिन को यह अविश्वसनीय लगा। श्री झोंग जैसे रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के संपर्क में आने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच कई अविश्वसनीय लोग थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो ताकत में औसत थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बेहद शक्तिशाली थे। ये जानने के बाद कि मिस्टर झोंग केवल रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता थे, लिन जिन को आश्चर्य होने लगा कि क्या यहाँ कोई रैंक 5 के जानवर मूल्यांकनकर्ता भी है। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। हाँ, और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। आस्तीन पर जानवर के पैटर्न और जानवर मूल्यांकनकर्ता की रैंक को देखकर यह मिस्टर शू निश्चित रूप से मिस्टर झोंग जिफेक से ऊपर था। लिन जिन खुद को उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार होने से रोक नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह व्यक्ति एक बार सुनने के बाद उस पशु मूल्यांकन तकनीक को करने में सक्षम हो गया जो केवल सिद्धांत रूप में ही अस्तित्व में थी। नहीं, ये सही नहीं है। हालांकि यह तकनीक समान दिखती है, फिर भी यह अलग है। ये वही तकनीक नहीं है जिसका उपयोग मूल्यांकनकर्ता लिन ने कल बीस्ट मूल्यांकन मंडप में किया था, श्री शू ने एक पल सोचने के बाद कहा। लिन जिन अंदर से प्रभावित था। रैंक 5 के पशु मूल्यांकनकर्ता के लिए यह बताना कोई अजीब बात नहीं थी कि लिन जिन झूठ बोल रहा था। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में लिन जिन के पास झूठ बोलना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वह किसी और चीज से इस आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकता था। इसलिए लिन जिन ने अपने दांत पीस लिए और खुद को अंत तक मजबूर किया। चाहे श्री शू ने इस पर सवाल उठाया हो या इनकार किया हो, लिन जिन ने जोर देकर कहा कि कल उन्होंने जो जानवर मूल्यांकन तकनीक का इस्तेमाल किया था वह वही थी जिसका वर्णन श्री शू ने किया था। श्री शू लिन जिन के बेशर्म व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कर सके। उसने कुछ देर तक लिन जिन को अप्रसन्न भाव से घूरते हुए कहा, यदि तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो सीधे कह दो। तुम इस तरह बहाने क्यों बना रही हो? लिन जिन शर्मिंदा दिखे, लेकिन उनके पास अभिनय जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश श्री शू ने इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं दिया। मूल्यांकनकर्ता लिन, आप बेईमान हो रहे हैं। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते तो भूल जाइए। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। आपने मोयूलों को पहले कौन सी साधना तकनीक सिखाई थी? अब तो तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना चाहिए, है ना? श्री शू ने सीधे चेहरे से स्पष्ट रूप से अप्रसन्न होकर पूछा। कुछ देर सोचने के बाद लिन जिन ने इसे गुप्त रखना आवश्यक नहीं समझा। आखिरकार ये जानवर ऊर्जा गठन का केवल पहला भाग था। लिन जिन को इसमें विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा श्री शू की नाखुश अभिव्यक्ति को देखकर लिन जिन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। इसलिए अगर वह आदमी जानवर ऊर्जा गठन का पहला भाग सुनना चाहता था तो लिन जिन उसे बता देगा। और इसलिए लिन जिन ने धीरे धीरे श्री शू को पहले भाग की सामग्री समझाई। जब उनका काम समाप्त हुआ तो श्री शू ने तुरंत ताली बजाई। अच्छी चीज, ये वाकई अच्छी चीज है। यह मेरी 7 बीस्ट्स क्वेस्ट से कहीं बेहतर है। कमाल है। श्री शू की प्रशंसा सच्ची और वास्तविक थी। लिन जिन को यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार ये साधना तकनीक उसने नहीं बनाई थी, उसे यह घातक जानवरों के संग्रहालय से मिली थी। इसलिए जब श्री शू ने साधना तकनीक की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो लिन जिन ने झूठ बोला। हालांकि सख्ती से कहा जाए तो ये झूठ बिल्कुल झूठ नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये साधना तकनीक स्वयं नहीं बनाई, बल्कि इसे अपने गुरु से सीखा है। ओह, तो यह आपके गुरु द्वारा बनाया गया था? श्री शू ने फिर पूछा। लिन जिन ने सिर हिलाया। उनके अस्तित्वहीन गुरु क्यूरेटर दिखावे के लिए उनका उपयोग करने का सही समय था। इसके अलावा लिन जिन के लिए क्यूरेटर घातक जानवरों के पूरे संग्रहालय का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए लिन जिन बातें नहीं बना रहा था, न ही वह झूठ बोल रहा था। हालांकि उन्होंने संग्रहालय को मानवकृत कर दिया था और उसे मास्टर कहकर संबोधित किया था। क्या मैं आपके स्वामी का नाम जान सकता हूँ? श्री शू स्पष्ट रूप से इस मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ थे।
सौभाग्य से लिन जिन उस आदमी के पूछने से नहीं डरे। मेरे मालिक का नाम क्यूरेटर है। क्यूरेटर। मिस्टर शू दंग रह गए, शायद उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। हालांकि श्री शू को कुछ भी संदेह नहीं था, इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया। आपके गुरु एक विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप उन्हें बता सकते हैं? लिन जिन परेशान था, वह केवल उस आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका सोच सकता था, लेकिन मिस्टर शू के व्यक्तित्व के कारण उसके पास उसे बेवकूफ बनाने का कोई तरीका नहीं था। वह आदमी क्यूरेटर से मिलना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि लिन जिन उसे समय दे सकता है। लिन जिन सिर्फ इतना कह सकता था कि क्यूरेटर का पता लगाना मुश्किल था और वह सिर्फ उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकता था। अगर वह ऐसा कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी श्री शू का स्वभाव एक बूढ़े बच्चे जैसा था। वह जो भी करना चाहते थे वह करते थे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो या उसमें कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। ठीक है, तो मुझे मूल्यांकनकर्ता लिन को आपके मालिक से संपर्क करने के लिए परेशान करना होगा। बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं अब आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। मैं किसी और दिन फिर आऊंगा। मिस्टर शू के बोलने के बाद वे खड़े हुए और बाहर चले गए। ये व्यक्तित्व, वह अपनी मर्जी से आता जाता था। कितना लापरवाह और निरंकुश। लिन जिन उसे विदा करने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा श्री शू अविश्वसनीय कौशल के साथ एक महान रैंक 5 जानवर मूल्यांकन करता था। अगर वह छोड़ना चाहता तो लिन जिन उसे पकड़ नहीं पाता। जहां तक इस आदान प्रदान की बात है, लिन जिन ने इसे मजाक के तौर पर नहीं लिया। चूंकि उस आदमी ने कहा था कि वह किसी और दिन आएगा, इसका मतलब था कि वह वापस आएगा। ये मिस्टर शू कहां से आ गए? रैंक 5 का जानवर मूल्यांकनकर्ता निश्चित रूप से प्रभावशाली है। लिन जिन पसीने से भीग गया था। इतने लंबे समय तक रैंक 5 के जानवर मूल्यांकनकर्ता से बात करने से उस पर बहुत दबाव आ गया था। लिन जिन को पता नहीं था कि मिस्टर शू अंधेरे में एक प्रेत की तरह बीस्ट अप्रेजल मंडप में लौट आए थे। आमतौर पर वह चौथी मंजिल तक जाता और वापस आकर पेंटिंग में प्रवेश करता, लेकिन इस बार वह ऊपर नहीं गया। इसके बजाय वह सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। दरवाजा खटखटाए बिना वह दीवार के जरिए झोंक जिफेक के कमरे में चला गया। सौभाग्य से झोंक जिफेक अभी भी जाग रहा था। वह अभी भी विभिन्न जानवरों के मूल्यांकन की पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, लेकिन फिर भी वह श्री शू की अचानक उपस्थिति से चौंक गया। सीनियर शू, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? झोंक जिफेक की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। उसके शब्दों में दर्द, सदमा, भ्रम और संदेह था। इसके अलावा उसका रवैया काफी सम्मानजनक था। श्री शू को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए उन्होंने कहा, छोटे झोंक, मैं तुमसे किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने क्यूरेटर के बारे में सुना है? लाइक एंड शेयर करें यूट्यूब चैनल नोवेल ही।